नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग हार्ड वर्क में। जैसा कि आपको पता है हम लूसेंट सीरीज चला रहे हैं, ठीक ना। जहाँ तक हम लोग बायोलॉजी में यहाँ तक ख़त्म कर चुके हैं, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम लोग प्राणी विज्ञान तक ख़त्म कर चुके हैं। आज से शुरू करना है प्राणी विज्ञान, है ना। तो यहाँ तक हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, इतना सारा आप लोग पीछे का जो है वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्राणी विज्ञान से, ठीक है दोस्तों। पेज खोलिए, प्राणी विज्ञान से शुरू करते हैं, ठीक ना। चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं प्राणी विज्ञान। इसके अंतर्गत जंतु तथा उनके कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है। तो प्राणी विज्ञान का अर्थ हो ही गया प्राणियों का क्या करना, जितना भी जंतु हैं उनका अध्ययन करना। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग जो है जंतु जगत जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, है ना। जंतु जगत का वर्गीकरण। तो देखिएगा, संसार के समस्त जंतु, जितना भी जंतु जगत है, उनको दो उप जगत में बांटा गया है, ठीक है। पहला तो एक कोशिकीय, जिसमें एक ही कोशिका होता है। दूसरा बहुकोशिकीय, जिसमें असंख्य कोशिका होता है, ठीक ना। तो देखिए, एक कोशिकीय प्राणी एक ही संघ जो होता है प्रोटोजोआ में रखे गए हैं। अगर एक कोशिकीय का बात किया जाए तो उसको मात्र एक ही संघ में रखा गया है, ठीक ना। एक ही संघ में रखा गया है, उसका नाम क्या है, प्रोटोजोआ। एक कोशिकीय है जिसका नाम हम लोग किस में रखते हैं, किस संघ में रखते हैं, तो प्रोटोजोआ संघ में रखते हैं एक कोशिकीय को, ठीक ना। जो भी हो जाए, जैसे बैक्टीरिया जितना भी हो जाएगा। तो देखिए, रखे गए, जबकि बहुकोशिकीय प्राणियों को 9 संघों में विभाजित किया गया है। कितना, बहुकोशिकीय प्राणियों को 9 संघों में विभाजित किया गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक रूप से जो बैक्टीरिया है ना तो पादप है माना जाता है, ना ही उसे जंतु माना जाता है, ठीक ना। बैक्टीरिया को इन्हें जीव विज्ञान के मोनेरा जगत में अंतर्गत रखते हैं, ठीक ना, जिसको हम लोग प्रोक्रिएटिव कोशिका के सूक्ष्म जीव के रूप में देखते हैं। देखिएगा, यही हमारा क्या है, बैक्टीरिया सेल है। देखिए, इसमें जो है केंद्रक का अभाव रहता है। देखिए, यहाँ पे लिखा है कोशिका संरचना। पादप तथा जंतु कोशिकाओं में केंद्रक न्यूक्लियस होता है, जबकि बैक्टीरिया में स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्रजनन के रूप में ये द्विखंडन करते हैं या बाइनरी विखंडन कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं पौधों की तरफ प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जैसे कि और जबकि अन्य जंतुओं की तरह कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं ना। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। तो हम लोग देखे थे जितना भी एक में रखें तो प्रोटोजोआ में रखते थे। और बहुकोशिकीय को हम लोग 9 संघ में विभाजित किए हैं, ठीक ना। 9 संघ में बहुकोशिकीय रखा गया है। स्टोरर और यूसिंजर के अनुसार जंतुओं का वर्गीकरण देखिए, हम लोग देखते हैं किसके किसके अनुसार, स्टोरर और यूसिंजर के अनुसार। तो संघ प्रोटोजोआ जो होता है, हम लोग जो अभी देखे थे, जिसमें एक कोशिकीय होता है। तो यह शरीर केवल एक कोशिकीय होता है, केवल एक कोशिकीय होता है प्रोटोजोआ। इनके जीवद्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। इनके जीवद्रव्य में कितना, मात्र एक या फिर अनेक भी केंद्रक पाए जा सकते हैं। देखिए, प्रचलन पदार्थ कसाबों के द्वारा इसमें होता है। इसमें क्या होता है, प्रचलन मतलब इसका गति जो होता है पदार्थ पक्ष में या फिर कसाबों के द्वारा इनका होता है। जो मान के चलिए ये हमारा हो गया एक टाइप से। देखिए, मोनेरा को देख लेते हैं, तो इसका जो यही गुण इस जो है इसी से ये चलता है। इसका कोई अलग से पैर नहीं होता है, ठीक ना। इसी के साथ वो खाता भी है, इसी के साथ वो चलता भी है ना। तो देखते हैं, स्वतंत्र जीवित एवं परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। सभी जैविक क्रिया जो है भोजन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन जो है एक कोशिकीय शरीर के अंदर ही होता है, ठीक ना। श्वसन एवं उत्सर्जन जो होता है कोशिका के सतह से विसरण के द्वारा होते हैं। श्वसन और उत्सर्जन ये जो कोशिका के सतह है इसी के द्वारा होता है। जैसा कि आपको हम बताए थे, मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, अमीबा हो गया, ठीक। तो इसके जो है इसी के माध्यम से ये खाता भी है यहाँ से, और इसी से ये जो है पैर जैसा बना के ये चलने भी लगता है, ठीक ना। इधर से उधर भागने लगता है। तो इसी से ये उत्सर्जन भी करता है, निकालता भी है इसी के माध्यम से, है ना। तो देखिए, प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण मनुष्य में 30 से 40 वर्षों के लिए बना रहता है। देखिए कितना खतरनाक है ये प्रोटोजोआ एंट अमीबा। क्या नाम है इसका, प्रोटोजोआ एंट अमीबा जो है ये हिस्टोलिटिका, ठीक। प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इसका जो संक्रमण है मनुष्य में 30-40 साल तक बना रहता है। पता ही नहीं चलेगा कि आपको संक्रमण है, 30 से 40 साल तक आपके अंदर रहेगा। तब आपके बाद 30-40 साल के बाद आपको दिखाएगा कि हाँ मैं आपके पास इतना दिन से था, अब आपको दिखाता हूँ। देखिए, संघ पोरीफेरा जो होता है, क्या होता है संघ पोरीफेरा का, तो इस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। पोरीफेरा का जंतु किस में पाया जाएगा, खारा जल में। खारा जल में जंतु पाया जाता है पोरीफेरा का, ध्यान रखिएगा। तो प्रोटोजोआ तो हम लोग देख लिए ये सब। अब उसके देखते हैं पोरीफेरा में तो जो सब खारा जल में पाया जाता था, इसके लक्षण क्या क्या है। तो ये बहुकोशिकीय जंतु होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, बहुकोशिकीय।
मतलब प्रोटोजोआ को छोड़ के सारा बहुकोशिकीय जंतु। परंतु जो कोशिकाएं हैं नियमित ऊतकों का निर्माण नहीं करती है इसमें। इसकी जो कोशिका होती है ऊतक नहीं बना पाए रहते हैं, ठीक ना। ऊतक, कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनता है, हम लोग देखे थे, अंग से शरीर। तो शरीर पर असंख्य छेद पाए जाते हैं इसमें, ठीक ना। ये ऐसे टाइप का होता है, ठीक ना। और इसमें ऐसे 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 इसमें छेद होता है, ठीक ना। इसमें आप देखे होंगे समुद्री जो है जीव है, ये क्या है, समुद्री जीव है। और देखिए शरीर पर असंख्य छिद्र, शरीर में एक गुहा पाई जाती है जिसे स्पंज गुहा कहते हैं, स्पंज जैसा होता है, ठीक ना। उदाहरण के लिए साइकन, मायोनिया स्पंज, ये सब आप देखते हैं समुद्री जीव में, समुद्र में देखिएगा ना तो ऐसा ऐसा सारा रहता है, लगता है कि वो क्या है, पौधा है, लेकिन वो क्या है, तो जीव है जो कि क्या करता है, भोजन करता है। संघ सिलेंटेट्रा में देखते हैं क्या होता है सिलेंटेट्रा में। तो इसके लक्षण है, प्राणी जलीय द्विस्तरीय होते हैं। क्या होते हैं, जलीय द्विस्तरीय, द्विस्तर पे होते हैं प्राणी। मुख्य चारों और इनके जो है कुछ धागे की तरह क्या होती है, संरचना पाई जाती है। इनके मुख के चारों तरफ धागा की तरह संरचना पाई जाती है जो भोजन आदि पकड़ने में इनकी क्या करती है, मदद करती है, ठीक ना। तो मान के चलिए ये हमारा हो गया सिलेंटेट्रा। तो इसके जो है चारों तरफ क्या पाया जाता है, इसके चारों तरफ धागा जैसा ऐसे ऐसे निकला रहता है जो क्या करता है, इसका काम करता है भोजन पकड़ने के लिए, खाने के लिए, है ना। उदाहरण में देखिए हाइड्रा जेलीफिश सी एनीमोन मूंगा, क्या हो गया, हाइड्रा जेलीफिश सी एनीमोन मूंगा, ठीक ना। इसमें जेलीफिश जो हमारा होता है इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी हमारा सिलेंटेट्रा में ही आता है। हाइड्रा हमारा किस में आएगा, सिलेंटेट्रा में आएगा। एनीमोन मूंगा, सी एनीमोन मूंगा, ये सब किस में आ जाएगा, तो सिलेंटेट्रा में। उदाहरण ये सब ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से फंसाता है कि कौन सा है, मायोनिया हमारा क्या है, कौन सा संघ का है, पोरीफेरा का है, स्पंज किसका है, साइकन किसका है, पोरीफेरा का है। वहीं जेलीफिश पूछिएगा तो संघ सिलेंटेट्रा का है। जेलीफिश, हाइड्रा, एनीमोन मूंगा, ये सब किसका है, संघ सिलेंटेट्रा का है ना। अब आते देखते हैं संघ प्लेटीहेल्मिन्थेज के बारे में देखते हैं। तो 3 स्तरीय शरीर वाला ये होता है, 3 गो स्तर इसका होता है, ठीक। पृष्ठ आधार तल से चपटा शरीर होता है इसका, आधार तल से इसका शरीर कैसा होता है, चपटा शरीर होगा। पाचन तंत्र इसका विकसित नहीं हुआ रहता है अभी तक इसका सब पाचन तंत्र है, जैसे हम लोग में पाचन तंत्र है ना, ऐसे ही सबका पाचन तंत्र विकसित नहीं हुआ रहता है, एक ही जगह पे रहता है पाचन, मतलब कि गया पच गया। हम लोग जैसे जैसे पाचन तंत्र अलग अलग बटा हुआ है, वैसे ही सबका बटा हुआ नहीं रहता है। उत्सर्जन जो है फ्लेम कोशिकाओं के द्वारा होता है, इसका उत्सर्जन किससे होता है, तो फ्लेम कोशिकाओं के द्वारा होता है। कंकाल, श्वसन अंग, परिवहन अंग आदि ये सब नहीं होते हैं। उभयलिंगी जंतु है ये, कैसे हैं, उभयलिंगी जंतु है। कंकाल, श्वसन अंग, परिवहन अंग ये सब इसमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक ना। जब पाचन तंत्र ही नहीं फैला हुआ तो ये सब कंकाल वंकाल कहाँ से आ जाएगा, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। श्वसन अंग, परिवहन अंग ये सब भी नहीं होते हैं श्वसन अंग। उदाहरण के देखिए प्लेनेरिया लिवर फ्लूक फीता कृमि, है ना, प्लेनेरिया लिवर फ्लूक फीता कृमि देखिएगा तो दिखा रहे हैं आपको, प्लेनेरिया लिवर फ्लूक फीता कृमि जो है हमारा, ये सब हमारा प्लेनेरिया लिवर फ्लूक फीता कृमि का अभी इमेज देख सकते हैं कैसे टाइप का रहता है ना। है प्लेटीहेल्मिन्थेज में देखते हैं दोस्तों। तो इसके प्रमुख लक्षण है 3 स्तरीय शरीर परंतु देह गुहा इसमें नहीं होती है। क्या होती है, 3 स्तरीय शरीर होता है परंतु इसमें देह गुहा नहीं होता है, ठीक ना, देह गुहा इसमें नहीं होता है। पृष्ठ आधार तल से चपटा शरीर होता है इसका, पृष्ठ जो होता है ऊपर का वो आधार तल से क्या होता है, चपटा होता है। पाचन तंत्र विकसित नहीं होता है, इसमें भी क्या होता है, पाचन तंत्र विकसित नहीं होता है। हम लोग ऊपर भी देखे थे इसमें पाचन तंत्र विकसित नहीं था। उत्सर्जन फलन कोशिका द्वारा होता है, फ्लेम कोशिका द्वारा। कंकाल, श्वसन अंग, परिवहन अंग आदि सब में नहीं होते हैं, ये उभयलिंगी जंतु होते हैं, जैसे कि प्लेनेरिया लिवर फ्लूक फीता कृमि, जैसा कि आपको हम अभी दिखा चुके हैं। आगे देखते हैं संघ प्लेटीहेल्मिन्थेज, सॉरी संघ एस्केहेल्मिन्थेज। लंबे बेलनाकार होते हैं, कैसे होते हैं, लंबे लंबे होंगे और बेलन आकार के होंगे, ठीक। अखंडित कृमि होते हैं, ये खंडित नहीं हो पाते हैं। शरीर जो होता है द्विपार्श्व सममित होता है, द्विपार्श्व मतलब दोनों तरफ से सबका होता है, द्विपार्श्व, है ना। त्रिस्तरीय आहार नाल, देखिए द्विपार्श्व सममित त्रिस्तरीय होता है और आहार नाल स्पष्ट होती है इसमें आहार नाल जो होता है वो स्पष्ट तरह से देखने को मिलता है, ठीक ना। जिसमें मुख तथा गुदा दोनों ही होते हैं, क्या होते हैं, मुख भी होता है और गुदा भी होता है। तो इसमें आहार नाल क्या है, स्पष्ट हो गया है, किसमें, एस्केहेल्मिन्थेज में, एस्केहेल्मिन्थेज में, ठीक ना, एस्केहेल्मिन्थेज में। और वहीं हम लोग ऊपर में जो देखे थे, कौन कौन सा देखे थे दोस्तों, तो हम लोग देखे थे प्लेटीहेल्मिन्थेज, सिलेंटेट्रा, ये सब में आहार नल विकसित था, नहीं था, पोरीफेरा में नहीं था। तो आहार नल विकसित होना कहाँ से शुरू हुआ है, संघ एस्केहेल्मिन्थेज से शुरू हुआ है, ठीक ना। तो देखिए परिवहन अंग तथा श्वसन अंग नहीं होते हैं इसमें। परिवहन मतलब कि परिवहन करने के लिए अंग होता है, सांस लेने के लिए अंग इसमें नहीं होते हैं। आहार नाल तो विकसित होता है लेकिन परिवहन अंग और श्वसन अंग इसमें नहीं होते हैं, परंतु तंत्रिका तंत्र इसमें विकसित हो गया रहता है। तंत्रिका तंत्र जो है वही हमारा जो है नर्वस सिस्टम जो होता है वो न्यूरॉन्स, ये क्या होता है, विकसित हो गया रहता है। उत्सर्जन प्रोटोनोफ्रीडिया द्वारा ये होता है, उत्सर्जन किससे होता है, प्रोटोनफ्रीडिया द्वारा होता है। ये एक लिंगी होते हैं, कैसे होते हैं ये एक लिंगी होते हैं, ये एक लिंगी होते हैं। उदाहरण के लिए कह रहा है गोल कृमि, जैसे कि एस्केरिस, थ्रेडवर्म, बुचेरिया,
कौन कौन सा कह रहा है? एस्केरिस, थ्रेडवर्म, बुचेरिया, इसके जो है इसके द्वारा फ्लेरिया होता है, इसी के द्वारा क्या होता है? फ्लेरिया होता है। फ्लेरिया जो होता है ना वो जो है गोल कृमि से होता है। एस्केरिस, थ्रेडवर्म, बुचेरिया इसी सबसे क्या होता है? तो फ्लेरिया होता है। क्या होता है? फ्लेरिया होता है। फ्लेरिया बीमारी आप लोग देखते होंगे, तो वही है जो कौन कौन सा कृमि से होता है? तो गोल कृमि का नाम है एस्केरिस, थ्रेडवर्म और बुचेरिया। यहाँ पे देखिएगा एंटोरोबियम क्या कह रहा है? एंटोरोबियम, एंट्रोबियस, तो ये पिन वर्म या थ्रेड वर्म कहलाते हैं। मुख्यतः छोटे बच्चों की गूदा जो होते हैं उसी में पाए जाते हैं। बचपन में देखे होंगे आप लोग, छोटे छोटे बच्चों को क्या होता था? छटपट 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 करता रहता था, है ना। और इसे हम लोग डॉक्टर के पास लेके जाते थे, बोलता था इसको जो है कृमि हो गया है, उसको बस दवा देता था, एक दिन में ही वही ठीक हो जाता था। तो बच्चों की काफ़ी चुनचुनाहट होती है गूदा द्वार में, भूख कम लगने लगता है और उल्टियाँ भी शुरू हो जाती है। कुछ बच्चे जो होते हैं रात में बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, तो यही मुख्य कारण है। बच्चे जो पेशाब करते हैं क्यों करते हैं? तो यही पिनवर्म या थ्रेड वर्म जो बोलते हैं हम लोग, ये एंट्रोबियस जो होता है यह गूदा द्वार में रहता है, वहीं पे क्या करता है? चुनचुनाहट करता है, ठीक ना। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है लाइन ये नोट्स। तो पिनवर्म थ्रेडवर्म जो है एंट्रोबियस को याद करके रखिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन भी उठा सकता है। संघ एनिलिडा को तो आप लोग जानते ही होंगे। शरीर इसका लंबा पतला द्विपार्श्व सममित होता है, दोनों तरफ से खंडों में बटा हुआ होता है। और प्रचलन मुख्यतः काइटिन के बने जो सीटी द्वारा ही होता है। किससे होता है? एनालिडा में। एनालिडा का मतलब क्या हो गया? केंचुआ जोंक हो गया ना। तो उस सब में जो होता है प्रचलन किससे होता है? काइटिन के बने हुए जो सीटी होती है उसी से होता है। उस सबके शरीर में गोल गोल रेघारी जैसा होता है ना, उसी से उछलता है। देखिए आहारनाल इसमें पूर्णतः विकसित होता है। इसमें भी आहारनाल जो होता है विकसित होता है। आहारनाल विकसित होने का मतलब एक तरफ से खा रहा है दूसरी तरफ से निकाल रहा है, यही मतलब क्या हो गया उसका? आहारनाल विकसित हो गया। श्वसन प्राय जो होता है त्वचा के द्वारा होता है। हाँ देखिए जो है जितना भी है केंचुआ जो ये सब हो गए हैं, इस सब में श्वसन किससे होता है? तो त्वचा के माध्यम से होता है। आप लोग पता होगा केंचुआ क्या किससे? त्वचा से सांस लेता है। कुछ जंतुओं में जो है क्लोम के द्वारा भी पाया जा सकता है। रुधिर इसका लाल होता है। इसका खून कैसा होता है जी? तो केंचुआ को कभी काट के देखिएगा, उसमें खून होता है। काटना नहीं चाहिए, चलिए वैसे कि इसलिए जीव जंतु का जान क्यों ही लेना है पढ़ने के लिए अपना। एवं तंत्रिका तंत्र साधारण होता है। इसमें तंत्रिका तंत्र कैसा होता है? साधारण होता है तंत्रिका तंत्र। उत्सर्जी अंग जो होते हैं वो वृक्क के रूप में होते हैं। उत्सर्जी अंग कैसे होते हैं? वृक्क के रूप में। किडनी इसमें रहता है, भले जो भी हो। उत्सर्जी अंग जो हो गया वृक्क हमारा, किडनी के रूप में इस सबका उत्सर्जी होता है। रुधिर लाल होता है, तंत्रिका तंत्र साधारण होता है। एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों प्रकार के ये पाए जा सकते हैं, ठीक ना। एक लिंगी भी हो सकते हैं और उभयलिंगी भी इसमें देखने को मिल सकता है। उदाहरण में हम लोग देखे थे केंचुआ था, जोंक था, थे ना। लेकिन एक इसी के जैसा एक और होता है नेरिस। गाँव यार में आप लोग देखे होंगे नेरिस जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कनगोजर। क्या बोलते हैं? कनगोजर नहीं बोलते हैं, वही है नेरिस। देखिएगा नीचे लिख रहा है केंचुआ में 4 जोड़ी हृदय होता है। कितना जोड़ी हृदय होता है केंचुआ में? 4 जोड़ी हृदय होता है। जैसे हम लोग में होता है। नेत्र नहीं होते हैं। केंचुआ में नेत्र होते हैं जी? तो नहीं होते हैं। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके जो जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। इसका जो जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य में क्या होता है? हीमोग्लोबिन का तो विलय हो जाता है इसके जीव द्रव्य में, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है? इसमें विलय हो जाता है। यह लाल रक्त जो है, लाल रक्त कणिका विहीन जीव है। इसमें जो है लाल रक्त कणिका जो है नहीं होता है, विहीन है। विहीन है मतलब इसमें लाल रक्त कणिका इसमें नहीं होता है। केंचुआ में नोट करके लिखा हुआ है। और वैसे तो यहाँ पे हम लोग देखे थे कि इसका रुधिर लाल होता है, लिख रहा है यहाँ पे। लेकिन स्पेशल नोट में केंचुआ के बारे में लिख रहा है कि यह लाल रक्त कणिका रुधिर विहीन जीव है। इसमें आरबीसी नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है आरबीसी इसमें। अब देखते हैं सॉन्ग आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा टिछड़ कटहल ये सब, कटमल ये सब आता है आर्थ्रोपोडा में, है ना। तो शरीर 3 भाग में विभक्त होता है इन सब का। सर होता है, वक्ष होता है, उदर होता है, और इनके पाद जो होते हैं संधि युक्त एक में एक जुड़े हुए रहते हैं, ठीक ना। रुधिर जो होता है परिसंचारी तंत्र खुला प्रकार का होता है, ठीक ना। परिसंचारी तंत्र कैसा होता है? खुले होता है। ऐसा नहीं है कि सब में नस नाड़ी बहता है, नसों में खून बहता है ना। ये इस सब में एक जगह खुला स्थान पर क्या रहेगा? खून रहता है। फोड़िएगा फट से क्या हो जाएगा? पक्ष निकल जाएगा इस सब का खून। इनकी देह गुहा जो है हीमोसील, क्या लिखा है? हीमोसील कहलाती है इनकी देह गुहा। हीमो मतलब खून, खून से सील हुआ रहता हुआ है, पैक हुआ रहता हुआ है। ट्रेकिया, गिल्स, बुक लेन, सामान्य सतह आदि श्वसन अंग इसमें होते हैं, ठीक है ना। ट्रेकिया गिल्स होता है, ट्रेकिया और गिल्स भी पाया जाता है। बुक लंग्स पाया जाता है, सामान्य सतह आदि श्वसन अंग ये सब भी पाया जाता है। यह प्रायः एक लिंग होते हैं इसमें, और यह निषेचन शरीर के अंदर होता है। इसका निषेचन ही अंदर होता है। तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिंडा, जिसको फोड़ने से पट से आवाज़ करे कड़कड़ा के, वही होता है आर्थ्रोपोडा। समझ रहे हैं ना। देखिएगा, देखिए कीटों में 6 पाद और 4 गो पंख होता है। कीट में कितना गो पाद? 6 गो पैर, 3 गो हेप साइड में, 3 गो हे साइड में, 4 गो पंख होता है।
कॉकरोच के हृदय में 13 को कक्ष होता है, देख रहे हैं इसमें कॉकरोचवा में 13 को हृदय में इसका कक्ष होता है। जल्दी मरता है कॉकरोचवा? नहीं मरता है। चींटी एक सामाजिक जंतु है। कैसा जंतु है जी? समाज में साथ में घूमने वाली है, मेहनत करके काम करके अपना रोजी रोटी चलाने वाली। इसको बोलते हैं श्रम विभाजन। श्रम विभाजन करती है, मेहनत करती है, प्रदर्शित करती है। दीमक जो होता है एक सामाजिक कीट है, टर्मिट। क्या नाम है इसका? टर्मिट। ये सामाजिक, समाज में रहने वाला कीट है दीमक भी, जो निवाह एक कॉलोनी बना के रहता है। कहीं भी लकड़ी उकड़ी में देखते हैं कॉलोनी बना के एक ही जगह रहता है, सब बाहर नहीं घूमता है अकेले। तो ये दोनों चींटी और दीमक सामाजिक प्राणी है, ठीक है ना। मधुमक्खी अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य बेंगल डांस करती है। कौन सा डांस करती है जी मधुमक्खी? बेंगल डांस करती है। किस लिए? बुलाने के लिए। चलिए खाना वहाँ पे रखा हुआ है, टूट पड़िए, ठीक है ना। आगे देखते हैं संघ इकाइनोडर्मेटा। संघ इकाइनोडर्मेटा क्या होता है जी? तो संघ इकाइनोडर्मेटा जो होता है, इस संघ के सभी जंतु जो होते हैं वो समुद्र में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? समुद्री जीव होते हैं सभी जीव। इकाइनोडर्मेटा, एक नोडर्मेटा। जल संवहन तंत्र इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल संवहन तंत्र, मतलब कि जल का जो है संवहन होता है, आता जाता है, तंत्र पाया जाने वाला तंत्र पाया जाता है जल का। प्रचलन होता है चलने फिरने के लिए। भोजन ग्रहण करने हैं तो इसमें नाल पाद होता है, पैर होता है। भोजन ग्रहण करने के लिए भी क्या होता है? नाल पाद होते हैं, जो संवेदी अंग के कार्य करते हैं। क्या करते हैं? संवेदी अंग के कार्य करते हैं। संवेदी कहने का मतलब जो बता सके कि मान के चलिए कि छू सके, बता सके, कह सके, संवेदी अंग ये सब कहलाता है। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क जो होते हैं वो विकसित नहीं होते हैं। तंत्रिका तंत्र इस सब का होता है, लेकिन इस सब में मस्तिष्क विकसित नहीं होता है। इतना मस्तिष्क रहता तो हम लोग पे ये राज करने लगता सब। पुनरुत्पादन की इस विशेष क्षमता होती है इसमें। फिर से वो उत्पादन करता है, तो इकाइनोडर्मेटा में इसकी क्षमता होती है, पुनरुत्पादन का क्षमता, ठीक है ना। उदाहरण में देखिए, सेल फिश, क्राई फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश, हेग फिश, रेजर फिश, ब्रिटिल स्टार। ये जितना भी फिश लगा है ना, ये फिश है, ये नहीं है। क्या नहीं है? फिश नहीं है। ध्यान में रखिएगा। जिसमें घोड़ा घोड़ी लगा रहता है वो सब, वो जब फिश होता है। कुत्ता बिलार बिल्ली सब में लगा रहता है वो फिश होता है, और जिसमें फिश लगा रहता है वो फिश नहीं होता है। तो सेल फिश, क्राई फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश, हेग फिश, रेजर फिश, ये सब ब्रिटिल स्टार। ध्यान में रखना, ये सब इकाइनोडर्मेटा के क्या हैं? सभी जंतु समुद्री होते हैं और जल संवहन तंत्र पाया जाता है। अरस्तु जो होता है, अरस्तु लालटेन का कार्य भोजन को चबाना है। अरस्तु का क्या कार्य है? लालटेन का कार्य भोजन को चबाना होता है। अरस्तु समुद्री आर्चीन में पाया जाता है, या समुद्री आर्चीन में पाई जाती है ना। अरस्तु लालटेन का कार्य भोजन को चबाना है, और यह कहाँ पाया जाता है? समुद्री आर्चीन में पाई जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, संघ मोलस्का के बारे में थोड़ा ध्यान से देखते हैं। मोलस्का जो होता है, तो देखिए शरीर 3 भाग में इसका विभक्त होता है। कितना भाग में विभक्त होता है शरीर? 3 भाग में। सिर तो होबे करता है ना। अंतरांग होता है और पाद होता है, पैर होता है ना। अंतरांग मतलब वही शरीर का जो हिस्सा हो गया, अंग हो गया, मेन पार्ट पूजा, सिर और पाद, पैर हो गया। तो इनमें जो है श्वसन जो होते हैं गिल्स और टिनिडिया द्वारा होता है। संघ मोलस्का में श्वसन कैसे होता है जी? गिल्स में। देखिए मछली में भी जो होता है गिल्स के माध्यम से श्वसन होता है ना। तो देखिएगा कि ये सब जितना भी है, ये सब में भी गिल्स होता है, या फिर कोनों कोनों में टिनिडिया पाया जाता है। तो इनमें कवच जो होते हैं सदैव उपस्थित रहता है। मोलस्का में क्या रहता है? मोलस्का में कवच। तो मोलस्का से आप घोंगा को रिलेट करिएगा। मोलस्का कैसा हो जाएगा? घोंगा। एनिलिडा कैसा हो जाएगा? केंचुआ। इसे एक एक याद रखिएगा, उसके साथ साथ सबको याद हो जाएगा आपको धीरे धीरे। तो जितना देखिए, आहारनाल पूर्ण विकसित इसमें हो गया रहता है, मतलब कि खाता है और नस नाड़ी के माध्यम से पाचन होकर बाहर निकाल देता है, ये सब है ना, गुदा द्वार से। तो आहारनाल इसमें क्या होता है? पूर्ण विकसित होता है। रक्त रंगहीन होता है। रंगहीन का मतलब उसमें कलर नहीं होता है। अगर किसी घोंघा को चाँप दीजिएगा ना, तो उसमें से खून निकलता है? नहीं निकलता है। उजला उजला जैसा कुछ निकलता है, उसका जो रक्त ही होता है, लेकिन वो कैसा रक्त होता है? बिना रंग का होता है, रंगहीन होता है। उत्सर्जन जो होता है वृक्कों के द्वारा होता है। उत्सर्जन मतलब इसमें किडनी होती है, वृक्क होता है। देखिए जिसमें घोंघा सबसे पहले लिखा हुआ है, सीपिया। सीपी आप लोग देखे होंगे, जिसमें बीच में से फाड़ने से हम लोग सुनते हैं मोती निकलता है, मोती सीपी में। तो कटल फिश उसको बोलते हैं। ऑक्टोपस का नाम सुने होंगे। ये सब जो है ऑक्टोपस जो है, इस पर क्या होता है? कवर नहीं होता है, बशर्ते सब पे कवर होता है। डोरिस देखे होंगे, समुद्री नींबू जैसा होता है। पाइला हो गया, एप्लीसिया हो गया, समुद्री खरगोश को बोलते हैं एप्लीसिया। एप्लीसिया किसको बोलते हैं? समुद्री खरगोश को बोलते हैं एप्लीसिया, है ना। पाइला किसको बोलते हैं? एप्पल स्नेल को बोलते हैं। डेविल किसको बोलते हैं? फिश को बोलते हैं। तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? ये सब उदाहरण हो जाएंगे हमारे किसके? मोलस्का के उदाहरण हो जाएंगे। तो ध्यान में रखिएगा, ऑक्टोपस पूछ देगा कि किसका उदाहरण है, तो मोलस्का का उदाहरण है ना। भले इसमें घोंघा जैसा इसका गुण नहीं मिलता है, लेकिन ये भी ऑक्टोपस क्या है? मोलस्का ही है। संघ कार्डेटा के बारे में देखिए दोस्तों।
तो इनमें नोटोकार्ड उपस्थित होता है। क्या होता है? नोटोकार्ड। इसमें क्लोम छिद्र अवश्य पाए जाते हैं। इसमें नालदार तंत्रिका रज्जु अवश्य पाया जाता है। कोर्डेटा में वर्गीकरण के अनुसार 13 वर्ग है। कार्डेटा में जितना जानते हैं कितना वर्ग आता है जी? कार्डेटा में 13 को वर्ग आता है। यही 13 को वर्ग हम लोग देखेंगे मेन। दोस्तों हम लोग उसे देखे थे यहाँ पर प्राणी विज्ञान में एक कोशिकीय बहुकोशिकीय था जंतु जगत में वर्गीकरण से, जिसमें से एक कोशिकीय में सिर्फ एक ही को प्रोटोजोआ नामक आता था संघ, और जो बहुकोशिकीय था उसमें 9 को संघ आता था। कौन कौन सा? तो संघ पोरीफेरा, संघ सिलेंटेट्रा, संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज, संघ एस्के हेल्मिन्थीज, संघ एनिलीडा, संघ आर्थ्रोपोडा, संघ इकाइनोडर्मेटा और संघ मोलस्का है। और कौन है? संघ कार्डेटा। तो ये जो 9 तरह का हम लोग देखे थे बहुकोशिकीय, देखे थे ना जी? बहुकोशिकीय था ये सब जीव। अब देखिए जो 9वां नंबर का है संघ कार्डेटा, संघ कार्डेटा जो 9वां नंबर का है, इसमें भी कब है? 13 को वर्ग है। संघ कार्डेटा जो 9वां नंबर में है उसमें कब वर्ग होता है जी? उपवर्ग। तो 13 टाइप से है वही। अब हम लोग 13 को देखेंगे। चलिए, तो संघ कार्डेटा के कुछ प्रमुख वर्ग देखिए। सबसे पहले आता है मत्स्य वर्ग। ये किसमें आएगा? तो मत्स्य वर्ग आता है संघ कार्डेटा में, ठीक है ना। चलिए देखिए, कार्डेटा में मत्स्य वर्ग में देखते हैं हम लोग कि ये सभी असमतापी जंतु होते हैं, ठीक ना। असमतापी जंतु होते हैं मतलब टेम्परेचर के हिसाब से ये नहीं बदलते हैं, असमतापी होते हैं। इनका हृदय द्विवेशमी होता है। समतापी मतलब हो गया टेम्परेचर के हिसाब से बदलना, असमतापी मतलब टेम्परेचर के हिसाब से नहीं बदलना। केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है ये सब। इसका जो हृदय होता है अशुद्ध रक्त को ही केवल पंप करने का काम करता है मत्स्य वर्ग में। इसमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम होता है जो जल और विलीन ऑक्सीजन का क्या कर लेता है? जल में जो घुला हुआ ऑक्सीजन रहता है उसको ऑब्जर्व करने का काम करता है क्लोम, जिसको बोलते हैं गिल्स। कुछ मछलियों में कंकाल उपास्थि जो होता है कार्टिलेज का बना होता है। कुछ उपास्थि में कंकाल किसका बना होता है? तो कार्टिलेज का बना होता है, यानी इनमें हड्डियाँ नहीं होती है। कार्टिलेज जो हम लोग देखते थे, कभी आप लोग मुर्गा उर्गी खाए होंगे तो देखे होंगे उसका अंदर जो होता है मांस जैसा होता है जो कचकच करता है, वही कार्टिलेज कहलाता है, उपास्थि कहलाता है, ठीक ना। हड्डी से थोड़ा सा मुलायम होता है। कान है ना, कान वैसा ही होता है, कान जैसा। तो जैसे सार्क हो गया, एस्कोलियोडोन हो गया। क्या हो गया? एस्कोलियोडोन सार्क हो गया और एस्कोलियोडन हो गया। ये हमारा क्या है? जिसमें कंकाल नहीं पाया जाता है, उसमें कार्टिलेज का हड्डी बनता है, ठीक ना। वो लपक जाएगा किधरों से, ठीक ना। सार्क और क्या क्या? एस्कोलियोडन हमारा हो गया कंकाल वाला नहीं है। कैसा है? तो कार्टिलेज वाला मछली होता है सार्क और एस्कोलियोडन। उदाहरण में देखिए एक और भी दिया हुआ है, रोहू, कतला, समुद्री घोड़ा, ये डॉग फिश, ये सब क्या हो जाएगा हमारा जो हो जाएगा एथी वाला हो जाएगा, कैची वाला हो जाएगा, तो मत्स्य में हो जाएगा। मत्स्य के बारे में कह रहा है, ठीक ना। मत्स्य वर्ग में हो जाएगा रोहू, कतला, समुद्री घोड़ा, डॉग फिश। तो घोड़ा कुत्ता फिश में लगा रहता है, समझिए वो क्या है? वो मछली है। जिसमें फिश लगा है वो समझिए कि वो मछली नहीं है, उल्टे चलता है दोस्तों, है ना। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट जो होता है, भक्षी जो होता है, मछली गेम्बुसिया है। क्या है? गेम्बुसिया है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली का कौन सा है जी? तो गेम्बुसिया है। कौन सा है? गेम्बुसिया है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली कौन सा है? तो गेम्बुसिया है। कौन सा है? गेम्बुसिया, जो मच्छर को क्या करता है? खाता है। कीटभक्षी मछली होता है गेम्बुसिया। गेम्बुसिया क्या है? कीटभक्षी मछली है। क्या है? कीटभक्षी मछली है गेम्बुसिया, जो मच्छर को खाने का काम करता है। अब देखते हैं एम्फीबिया के बारे में दोस्तों। एम्फीबिया, तो ये सभी प्राणी जो होते हैं वो उभयचर होते हैं। कैसे होते हैं? उभयचर होते हैं, जो पानी में भी रहते हैं और जल में भी, ज़मीन पे भी रहते हैं। ये भी असमतापी होते हैं। ये भी क्या होते हैं? असमतापी होते हैं। श्वसन जो होता है क्लोम, त्वचा और फेफड़ों के द्वारा होता है ना। श्वसन किससे होता है? त्वचा और फेफड़ा दोनों होता है। त्वचा क्यों होता है? क्योंकि पानी में भी रह सकता है, उसमें से क्लोम के माध्यम से वो सांस ले सकता है। त्वचा के माध्यम से मिट्टी में रहेगा तो सांस लेगा। फेफड़ा जो है हवा में रहेगा तो सांस लेगा। इसलिए इसमें सभी होता है एम्फीबियंस में। बहुत मस्त आदमी है एम्फीबियंस, कहीं भी रह जाएगा। हृदय 3 वैश्मी होते हैं एम्फीबियंस के। कैसे होते हैं? 3 वैश्मी होते हैं जितना भी एम्फीबियंस होते हैं। 2 आलिंद को होते हैं, 1 नीलय होता है। तो ये तीनों जगह रह जाएगा। तो इसका जो है 3 वैश्मी हृदय बनाया भगवान ने। उदाहरणों के देखिए, मेढक जो होता है, मेढक जमीन पे रहता है तो फेफड़ा से सांस लेता है, मिट्टी में रहेगा तो त्वचा से सांस लेगा, पानी में जाएगा तो गिल्स से सांस लेगा। बताइए, भगवान ऐसा ना बनाना चाहिए सबको। मेढकों की टरटराहट जो होता है वास्तव में मैथुन के लिए पुकारा जाता है। जितना भी मेढक टर टर करते रहता है वो फीमेल खोजता है मैथुन करने के लिए। तो मेढकों की टरटराहट वास्तव में किस लिए? मैथुन करने के लिए पुकारा होता है। आगे देखिएगा, सरीसृप वर्ग जो होता है, रेप्टेलिया बोलते हैं जिसको। सरीसृप मतलब सांप वाला जैसा रेंगने वाला होता है सब जितना भी जंतु। तो वास्तविक स्थलीय कशेरुकी जंतु होते हैं। वास्तविक स्थलीय देखा जाए तो जितना भी कशेरुकी होता है, मेरुदंड पीछे का हड्डी जो होता है कशेरुकी, वास्तविक स्थलीय वही होता है। ये असमतापी होते हैं, मतलब इसका जो टेम्परेचर है वो नहीं बदलता है। टेम्परेचर, इस सब का टेम्परेचर शरीर का वैसे ही रहता है ना। गर्मी के दिन में क्या हो जाता है? गर्मी के दिन में वो गर्मी लगने लगेगा, ठंडा के दिन में ठंडा लगने लगेगा। तो 2 जोड़ी पाद होते हैं इसमें। क्या होते हैं? 2 जोड़ी पैर होते हैं। पाद मतलब पैर होते हैं 2 जोड़ी सरीसृप वर्ग में, ठीक है ना। पता नहीं सांप में होता है कि नहीं।
कंकाल जो होता है पूर्णतः अस्थिल होता है। कंकाल कैसा होता है? अस्थिल होता है ना। श्वसन फेफड़ों के द्वारा इसमें होता है। इसमें तो पानी में नहीं जाएगा तो इसका फेफड़े से ना काम चलाना पड़ेगा, हवा से। तो इनके जो अंडे होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कवच से क्या होते हैं? ढके हुए रहते हैं इनके अंडे कैल्शियम कार्बोनेट से। हृदय जो होता है वो सामान्यतः त्रिकक्षीय वाला ही होता है, ठीक ना। तो जितना भी है क्या बोले थे हम लोग, क्या पढ़े थे? हाँ, सरीसृप वर्ग। जितना भी सरीसृप वर्ग है, जैसे मैं सिर के खींच के चलने वाला, छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ, ये सब जो होता है इसमें हृदय कितने कक्ष के होते हैं? तो त्रिकक्षीय होते हैं। और हम लोग ये भी देखे थे कि सब एम्फीबियंस में भी त्रिकक्षीय था ना जी। अब यहाँ पे मगरमच्छ में, लेकिन याद रखिएगा इसमें स्पेशल जो है अपवाद में आता है। मगरमच्छ भी तो है, सरीसृप ही है, सर के चलने वाला, लेकिन मगरमच्छ में हृदय 4 गो होता है। मगरमच्छ क्योंकि हमारा भाई है, हम जैसे हैं वैसे ही सेम मगरमच्छ का भी 4 गो हृदय होता है, ठीक है ना। तो छिपकली, लेकिन सांप, घड़ियाल, कछुआ, जितना भी शरीर के चलने वाले हैं उसमें क्या होता है जी? उसमें होता है त्रिकक्षीय, एगो मगरमच्छ के छोड़ के। मगरमच्छ के 4 गो होता है। देखिए, तो मछली उछली जितना भी है सब उसमें द्विकक्षीय होता है। सांप वाला जितना भी हो गया, सरीसृप वाला, उसमें 4 कक्ष होता है, सॉरी 3 कक्ष होता है। मगरमच्छ में 4 होता है स्पेशल। और देखिए जितना भी चिड़िया उड़िया होती है, सब चिड़िया जितना भी होती है सब में 4 कक्ष होता है। ध्यान में रखिएगा। कॉकरोच में 13 गो कक्ष होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। देखिएगा, मीसोजोइक युग को रेप्टाइल युग का युग कहते हैं। मीसोजोइक युग को कौन सा युग कहते हैं जी? तो रेप्टाइल के युग कहते हैं। डायनासोर जो हो गया इसी युग में था। डायनासोर किसी युग में था? तो डायनासोर इसी युग में था। मीसोजोइक युग को रेप्टाइल का युग कहते हैं। डायनासोर इसी युग में था। डायनासोर किस में था जी? डायनासोर इसी युग में था। मीसोजोइक युग को रेप्टाइल का युग कहते हैं। डायनासोर इसी युग में थे। आगे देखते हैं, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप जो होता है वो नागराज होता है। किंग कोबरा, ये घोंसला बनाने वाला सांप होता है। देख रहे हैं कितना मस्त क्वेश्चन है। जिसका भोजन मुख्य रूप से अन्य सांप होता है। बताइएगा ऐसा कौन सा सर्प जो है वो उसका भोजन दूसरा सांप होता है? कोई सांप किसी सांप को नहीं खाता, लेकिन ये जो है किंग कोबरा, नाग है इसका किंग कोबरा, किंग है ये सांपों में, सर्प नागराज बोलता है इसको। और ये जो है दूसरा सांप को ही खा जाता है। आ जाओ, सांप वाला को खा के ख़त्म कर देगा। हीलोडर्मा जो होता है ये विश्व की एकमात्र ऐसी जहरीली छिपकली होती है। कैसी होती है? हीलोडर्मा जो है कैसी होती है? तो ये एकमात्र जहरीली छिपकली होती है। समुद्री सांप जो होता है, जिसे हम लोग हाइड्रोफिश कहते हैं, ये संसार का सबसे जहरीला सांप होता है, हाइड्रोफिश। देखिए इसमें फिश लगा हुआ है, लेकिन ये फिश नहीं है, ये सांप है, पानी में रहने वाला। तो हाइड्रोफिश जो होता है ये संसार का सबसे जहरीला सांप होता है, ठीक ना। मेबुइया बिल बनाने वाली छिपकली होती है, इसका प्रचलित नाम स्किंक है। मेबुइया बिल बनाने वाली छिपकली होती है। ऐसी छिपकली होती है ये जो बिल बना के बिल में रहती है, ठीक ना। आपने कभी सुना होगा कि बिल में छिपकली रहती है, लेकिन ये जो मेबुइया है, मेबुइया ये कहाँ रहती है? मेबुइया तो बिल बना के रहती है छिपकलियाँ। और इसका प्रचलित नाम स्किंक है। क्या है इसका प्रचलित नाम? स्किंक है। सांपों के विष जो है ग्रंथियाँ स्तनधारियों के वसा तेल ग्रंथियों के सदृश होता है। मतलब कि सांप का जो ग्रंथि होता है विष वाला, जो भी स्तनधारी होते हैं वहाँ पे, जहाँ जिनका स्तनधारी का जो वहाँ पे तेल होता है, वसा होता है, ग्रंथि, उन्हीं के बराबर में वहाँ पे सांप का क्या होता है? विष होता है, ग्रंथि, ठीक ना। तो हम लोग का वही वसा है, तेल है, लेकिन सांप का वो क्या हो गया? विष हो गया। अब आएंगे दोस्तों पक्षी वर्ग पढ़ते हैं। आपको बताया था पक्षी वर्ग में 4 गो हृदय कक्ष होता है। देखिए यहाँ पे लिख भी दिया है। इससे पहले ये देखते हैं कि अगला पाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। इनका जो अगला 2 पैर होता है, चाहे हाथ होता है, जो भी बोलिए, वो दोनों क्या बन जाता है? पंख बन जाता है। तो एक 2 पैर भी हो गया, 2 पंख हो गया। इनका हृदय 4 में होता है, 2 आलीन 2 नील है, जैसे हम लोग हैं। ये समतापी होते हैं, मतलब कि इनको जो है समतापी का मतलब हो गया कि टेम्परेचर के हिसाब से जो होता है इनका जो है टेम्परेचर बदलता है, और टेम्परेचर के हिसाब से टेम्परेचर घटता है। माफ़ करिए, समतापी और समतापी में हमको आपको क्लियर कर दे बढ़िया से। देखिए समतापी का अर्थ होता है कि जितना भी चिड़िया है उस सबका टेम्परेचर जितना रहता है उतना ही रहता है। गर्मी बढ़ता है तो उन सबको भी गर्मी लगता है, ठंडी में उन सबको भी ठंडा लगता है। हम लोग भी समतापी में आते हैं। मतलब कि जो असमतापी होते हैं तो गर्मी के दिन में उस सबका शरीर क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, उस सबका टेम्परेचर मैनेज कर लेता है उस सबका शरीर, असमतापी वाले का। और जो समतापी होते हैं मतलब टेम्परेचर उनका क्या रहता है? एक जैसा ही बराबर ही रहेगा, ठीक ना। तो गर्मी जब होगा तो मान के चलिए गर्मी में ज़्यादा गर्मी नहीं लगने लगेगा, और ठंडी में भी क्या लगेगा? उस सबका टेम्परेचर तो उतना ही है। तो हम लोग का टेम्परेचर कितना रहता है? मान के चलिए हम लोग का जो टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है ना। तो वो हमेशा उतना ही रहना चाहेगा। ठंडा में इसीलिए हम लोग क्या लगने लगता है? ठंडा में हम लोग को ठंडी लगने लगता है, और गर्मी में हम लोग क्या लगने लगता है? गर्मी लगने लगता है। तो उतना बरकरार करने के लिए हम लोग पहनते हैं ठंडा में स्वेटर, और गर्मी में वही हम लोग क्या कर देते हैं कि नंगा पुंगा हो जाते हैं, है ना।
तो हम लोग क्या है, हम लोग समतापी हैं, हम लोग का टेम्परेचर क्या रहता है, एक बराबर रहता है। लेकिन जो भी असमतापी होते हैं तो उनका शरीर का टेम्परेचर गिरता भी है, बढ़ता भी है। ठंडा का दिन में गिर जाएगा, उसके बराबर हो जाएगा तो सबको ठंडे नहीं लगता है। गर्मी के दिन में बढ़ जाएगा, सबके बराबर हो जाएगा तो सबको फिर गर्मी नहीं लगेगा। एक बराबर हो जाता है टेम्परेचर, सबको मैनेज करने के लिए असमतापी वाले का होता है। तो ये हम लोग थोड़ा ध्यान से देख के हम लोग चलेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों कि जो है ये समतापी होते हैं। पक्षी को भी क्या होता है, समतापी हम लोग को जैसा गर्मी लगता है, इसीलिए देखते हैं गर्मी में कितना सारा पक्षी मर जाता है ना। और इनका जो सांस है, सांस ये अंग होता है फेफड़ा। मतलब जैसे हम लोग में फेफड़ा वैसे इन लोगों में भी फेफड़ा है। समझिए कि हम लोग के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं पंछी सब। तो मूत्राशय अनुपस्थित रहता है इसमें, लेकिन मूत्राशय जो होता है इनमें अनुपस्थित रहता है। अगर देखें कभी चिड़िया को मूत्र करते हुए तो देखिए वो सब जो होता है उनका मूत्राशय नहीं होता है, और जो है पीग दान करते हैं, पीग करते हैं और सब, और वे उसी के साथ में अपना मूत्र विसर्जन भी कर देते हैं। तो शब्दिनी जो बोलते हैं श्रिंक, श्रिंक्स जो होता है पक्षी में वाक यंत्र होता है। वाक या मतलब बोलने वाला श्रिंक्स क्या होता है, लैरिंग्स फेरिंग्स हम लोग सुने होंगे, गर्दन में होता है आवाज़, वोकल क्वाइट जो निकलता है। तो ऐसे ही शब्दिनी जो होता है, सब में श्रिंक्स होता है। पक्षी में वाक यंत्र है, क्या है, बोलने वाला यंत्र है। कुई कुई नहीं बोलता है सब। देखिएगा उदाहरण में कौवा, मोर, चिड़िया, तोता, ये सब जो होता है ये हमारा पंछी वर्ग में आता है, बहुत सारा है। तीव्रतम पक्षी अवाबिल है। क्या लिखा है जी, सबसे तीव्रतम। तीव्रतम का अर्थ हो गया तेज, और पक्षी है जो अवाबिल है, क्या है, अवाबिल, सबसे तेज पक्षी है। उड़ न सकने वाली पक्षी कीवी और एमू है। उड़ न सकने वाली पक्षी कौन सी हो जाएगी, कीवी है, और एमू है जो ये उड़ती नहीं है। तो यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, कीवी पक्षी और एमू पक्षी उड़ सकती है, नहीं उड़ सकती है। और एक और है पेंगुइन, देखे होंगे आप लोग, इसी को बोलते हैं क्या, कीवी को, शायद पता नहीं। पेंगुइन भी है पक्षी है, लेकिन वो उड़ ही नहीं सकती, इतना मोटा होती है भेंदू जैसा। देखिएगा सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है, सबसे बड़ा। और इसी का जो अंडा जो होता है शुतुरमुर्गवा का अंडा, वही जो है सबसे बड़ा क्या होता है, कोशिका होता है उसका अंडा। तो सबसे छोटी पक्षी जो होती है वो हमिंग बर्ड होती है, एकदम हित्तू सा होती है। आर्कियोप्टेरिक्स देखिए क्या लिखा है, तो जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है जो सरीसृप तथा पक्षियों के बीच का जैविक कड़ी है। क्या है, कड़ी है। तो देखिए दोस्तों, आर्कियोप्टेरिक्स जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है जो सरीसृप तथा पक्षियों के बीच का योजक कड़ी था। और आर्कियोप्टेरिक्स है ना, जो है क्या था, तो जुरेसिक युग जो था पहले के ज़माना में, उसका सबसे पुरातन पक्षी है जो था ये आर्कियोप्टेरिक्स था, जो सरीसृप तथा पंछी के बीच का योजक कड़ी था। सांप और पंछी के बीच में ये जो था आर्कियोप्टेरिक्स था, ठीक ना। ये जुरासिक युग से चलते आ रहा था, लेकिन ये विलुप्त हो गया। पेंगुइन जो थी, पेंगुइन अभी हम लोग बात किए थे, ये अंटार्कटिका में पाई जाती है। ये भी चिड़िया ही है जो उड़ नहीं सकती है, भागती है पुक 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 पुक। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है अलीपुर कोलकाता में, एवं विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ पर है, क्रूजर नेशनल पार्क कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पे है, अलीपुर कोलकाता में है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर देखा जाए तो क्रूज नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। अलीपुर कोलकाता वाला हम लोग भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, और दुनिया का देखा जाए तो क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में है। क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में है, क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में है। ध्यान रखिएगा, अलीपुर हमारा जो है कोलकाता में जो है वो हम लोग का जो है सबसे बड़ा नेशनल पार्क हो गया, चिड़ियाघर हो गया। और विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में है। अब आते हैं स्तन वाला, देखते हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग आते हैं, जितना भी गाय भैंस बकरी घोड़ा ये सब जितना भी स्तन वाला आता है, बच्चा देने वाला, उसको बोलते हैं स्तनधारी, है ना, स्तनी वर्ग, मैमेलिया, है ना। तो देखिएगा, त्वचा पर सफ़ेद ग्रंथियाँ एवं तेल ग्रंथियाँ पाई जाती है। त्वचा से उस सबका पसीना निकलता है, इसको बोलते हैं, हम लोग से पसीना निकलता है ना जी, तो श्वेत ग्रंथि या फिर तेल ग्रंथि पाई जाती है त्वचा पर। ये सभी जंतु जो होते हैं उच्च तापी एवं नियत तापी होता है। क्या होता है, ये सभी जंतु उच्च तापी एवं नियत तापी होता है। उच्च तापी एवं क्या होता है, नियत तापी होता है। इनका जो हृदय होता है 4 वैश्मी होता है, ठीक ना। स्तनी वर्ग जो हम लोग बताए थे, हम लोग क्या है, इसका भी हृदय 4 और पंछी का भी हृदय 4 वैश्मी होता है। इसमें जो होता है दांत जो होता है जीवन में 2 बार निकलता है, इसीलिए इन्हें हम लोग द्विवार दंती भी कहते हैं। हम तो पता नहीं, अब देखबे नहीं किए हैं कि जानवर सब में दांत निकलता है 2 बार कि नहीं, हम लोग तो अपने बारे में तो जानबे करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें होता है स्तनी वर्ग में 2 बार दांत निकलता है, द्विवार दंती वो कहते हैं। इनके लाल रुधिराणु में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक ना। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, चपटा होता है, वो भयावतल बोलते हैं जिसको। केवल ऊँट और लामा को छोड़कर, ऊँट और लामा में केंद्रक पाया जाता है, ठीक ना। ऊँट और लामा एक ही जैसे देखने में लगता है, दोनों एक ही प्रजाति का होता है, तो दोनों में केंद्रक पाया जाता है। लेकिन जो है सारा का सारा स्तनधारी जानवर जंतु में नहीं पाया जाता है, हम लोग में भी आरबीसी में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। बाह्य कर्ण जो होता है, बाहर का जो कर्ण है वो उपस्थित होता है, बाह्य कर्ण पिन्ना बोलते हैं जिसको, क्या होता है, वो उपस्थित होता है, ठीक ना। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मानव का जो जंतु है, जंतु जगत में स्थान देखिए, तो संघ में हो गया कशेरुकी, उपगण आर्थ्रोपोडिया, उपसंघ वर्टिब्रेटा, कुल हो गया होमिनिडी, वर्ग हो गया मैमेलिया, वंश हो गया होमोसेपियन, वंश हो गया होमो, जाति हो गया सेपियंस, गण हो गया प्राइमेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको दोस्तों। मानव किस में आता है, संघ में, किस संघ में आता है, तो कशेरुकी में आता है मानव, ठीक ना। और कौन सा जो है
उपसंघ में आता है, तो वर्टिब्रेटा में आता है। हम लोग देखे थे वर्टिब्रेटा में, ऊपर से पढ़े थे ना, 9 को था वर्टिब्रेटा। और संघ था कशेरुकी वाला। वर्ग तो ममेलिया है, ये है ममेलिया वर्ग में आता ही है, वस्तनी वर्ग में। और गण जो है प्राइमेटा गण है। गण क्या है? प्राइमेटा है। उपगण क्या है? इंथ्रोपाइडिया है। प्राइमेटा, इंथ्रोपाइडिया, ये सब अगर ऑप्शन में आ जाए, कोई किसी का दिमाग क्लिक करेगा जी कि मनुष्य किस गण में आता है, तो प्राइमेटा में आता है। मनुष्य किस उपगण में आता है, तो इंथ्रोपाइडिया में आता है। किस में आता है? इंथ्रोपोइडिया में आता है। कुल किस में आता है? होमोनिडी में आता है। मानव का जंतु जगत में स्थान जो है कुल किस में आता है? होमोनिडी में आता है। वंश किस में आता है? होमो में। और जाति किस में आता है? सेपियंस में। अभी तक तो ये दोनों पूछा हुआ है, संघ पूछा हुआ है। उपसंघ भी पूछ सकता है, पूछा हुआ है, लेकिन ये 4 चीज़ अभी तक हम नहीं देखे हैं, तो हो सकता है कि अगला बार पूछ दे, है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ग स्तनधारी 3 उपवर्गों में बटा हुआ है, ठीक ना। एगो तो होता है प्रोटोथीरिया, एगो मेटाथीरिया, एगो यूथीरिया। प्रोटोथीरिया जो होता है ना स्तनधारी, वो अंडा देता है स्पेशल। देखिए यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछता है कौन सा स्तनधारी है जो अंडा देता है, तो प्रोटोथीरिया स्तनधारी है। उदाहरण में एकिडना और क्या लिखा है? प्लेटिपस हो गया। एकिडना और प्लेटिपस जो होता है, ये दोनों का दोनों अंडा देने वाला स्तनधारी होता है। बताइए, स्तनधारी कहलाता है, लेकिन ये ऑप्शनल में है। प्रोटोथीरिया जो है ये एकिडना और प्लेटिपस दोनों के दोनों क्या होते हैं? अंडे देते हैं। मेटाथीरिया देखिएगा, मेटाथीरिया अपरिपक्व बच्चों को जन्म देता है ये। मतलब कि जैसे मैं आप देखे होंगे, बच्चा तो देता है लेकिन बहुत एकदम मुरझाइल बच्चा रहता है, जो मार्सुपियल नामक थैली में विकसित होने तक रहता है। जैसे कि कंगारू का बच्चा देखिएगा एकदम 2 इंच का रहता है, उसी में उसका पेट में अभी तक क्या रहता है? जन्म तो दे देता है, लेकिन फिर उसको थैला में उसको सेवने के लिए, मतलब उसको पालन करने के लिए, सेफ्टी करने के लिए उसको थैला भगवान दिया रहता है कि तुम बच्चा दे सकता है, लेकिन इतना छोटा रहता है कि उसको तुम छोड़ नहीं सकता है फ्री में, मतलब इधर उधर कहीं, इसलिए उसको गोद में लेकर घूमना पड़ता है। यूथीरिया जो है, यूथीरिया पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं, जैसे कि मनुष्य। हम लोग किस में आ जाते हैं? तो यूथीरिया में आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम लोग जो है मनुष्य यूथीरिया में आता है। कंगारू किस में आता है? मेटाथीरिया में आता है। और प्रोटोथीरिया वाला जो होता है वो अंडा देता है। प्रोटोथीरिया वाला क्या देता है? अंडा देता है। क्या नाम था दोनों का? एकिडना था और प्लेटिपस था। एकिडना और प्लेटिपस था। आगे देखते हैं, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान जो होता है बकरी का होता है। सबसे ज़्यादा अधिक टेम्परेचर बकरी का जो खून में होता है। कई बकरी खोसों कटाती होगी, इधर उधर देखिएगा जाके, छू के टच करके, उसका जो है टेम्परेचर कितना रहेगा? बहुत ज़्यादा रहेगा, 29 डिग्री सेल्सियस रहता है। हम लोग के ब्लड से भी ज़्यादा गर्म रहता है उसका ब्लड। देखिएगा आगे, देखिएगा दोस्तों, डक विल्ड प्लेटिपस एकमात्र विषैला स्तनी है। क्या है? डक विल्ड प्लेटिपस एकमात्र क्या है? तो विषैला स्तनी है। क्या है? एक मात्र विष वाला स्तनी है, डक विल्ड प्लेटिपस, ठीक ना। ये ऐसा स्तनी है जिसमें क्या होता है? विष होता है। जैसे सांप में विष होता है, ऐसे ही ये जो है स्तनी है जिसमें इतना खतरनाक विष होता है। इसका नाम है डक विल्ड प्लेटिपस। क्या नाम है जी इसका? डक विल्ड प्लेटिपस, ठीक ना। चलिएगा आगे देखते हैं दोस्तों। समुद्री वेल जो होती है, बड़ा बड़ा समुद्री वेल में लिम्स फ्लीपर में परिष्कृत होते हैं। इसमें जो है समुद्री वेल में क्या होते हैं? लिम्स जो होते हैं वो फ्लीपर में परिष्कृत होते हैं। मतलब कि जो इस सब का जो है वेल में लिम्स जो होता है वो फ्लीपर, मतलब जो उस सब का जो है क्या बोलते हैं? पंख होता है ना, पंख, उसी को बोलते हैं। पंख में ये परिष्कृत हो जाता है लिम्स। अब आते हैं जंतु ऊतक देखते हैं दोस्तों, जंतु ऊतक, ठीक है ना। तो देखिएगा जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यू के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों को हम निम्न श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला, उपकला ऊतक। देखिएगा ये ऊतक जंतु की बाहरी, भीतरी या फिर स्वतंत्र सतहों में पाए जाते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा था ग्रुप डी में दोस्तों, उपकला ऊतक के बारे में, ध्यान रखिएगा। ये ऊतक कहाँ होता है? तो जंतु की बाहरी, भीतरी, स्वतंत्र सतहों पर ये पाए जाते हैं। बाहर भी हो सकते हैं, भीतर भी हो सकते हैं, खुला में भी ये सतह पर पाए जाते हैं। उपकला ऊतक जो है एपिथेलियम टिश्यू, इसमें जो होता है रुधिर जो होता है, कोशिकाओं का अभाव होता है। इसमें खून वाला जो कोशिका का अभाव होता है उपकला ऊतक में, ठीक है ना। उपकला ऊतक में खून वाला कोशिका का क्या रहता है? नहीं रहता है, अभाव रहता है। और ये जो ऊतक होते हैं जंतु की बाहरी, भीतरी और स्वतंत्र सतहों पर पाए जाते हैं, जिसके कारण इस ऊतक की कोशिकाओं का पोषण विसरण के माध्यम से लसिका द्वारा होता है या शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों में पाया जाता है, जैसे कि त्वचा की बाह्य सतह, हृदय, फेफड़ा, वृक्क आदि चारों ओर तथा यकृत में पाया जाता है। तो देखिएगा कह रहा है कि जिसके कारण इस ऊतक की जो कोशिकाओं का पोषण जो होता है विसरण के माध्यम से, मतलब कि विसरण मतलब समझ रहे हैं ना, फैलना, धीरे धीरे फैलता है, विसरण होता है कोई भी चीज़, इसी के माध्यम से लसिका के द्वारा होता है। यह शरीर में कई महत्वपूर्ण अंगों में भी पाया जाता है उपकला ऊतक, जैसे कि त्वचा की जो बाह्य सतह है, ऊपर का त्वचा, हृदय हो गया हमारा, फेफड़ा हो गया हमारा, किडनी हो गया चारों ओर, तथा यकृत हो गया, लीवर, ये सब में उपकला ऊतक पाया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे भी देखिए जनन ग्रंथियाँ हो गया, जनन ग्रंथियाँ कौन सा ग्रंथि हो गया? जनन ग्रंथि आपको पता ही है, जन्म देने वाली जो ग्रंथि हो गया, जितना भी भाग लेता है जन्म देने में, तो जनन ग्रंथि कहलाता है। दीवार आदि ये सब हो गया, उस सब में कैसा ऊतक होता है? तो उपकला ऊतक होता है। यह ऊतक शरीर के अंतरंगों की चोट से बचाता है तथा उन्हें नम बनाए रखने में सहायता करता है। कौन सा ऊतक है? तो उपकला ऊतक है।
उपकला ऊतक तो शायद समझते हैं, हम लोग समझ गए होंगे आप लोग उपकला ऊतक के बारे में। अब देखते हैं स्वर्णयोजी ऊतक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। कनेक्टिव टिश्यू, यह ऊतक जो होता है शरीर के सभी अन्य ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, कनेक्ट करने का काम करता है ना, कनेक्टिंग टिश्यू संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक जो होते हैं, लिक्विड वाले संयोजी ऊतक, जैसे कि रक्त और लसिका। ये जो रक्त और लसिका हम लोग खून में क्या काम करता है, तो ये सब जो है कनेक्ट करने का काम करता है, ऑक्सीजन लेके जाना है पर शरीर में कोशिका तक पहुँचाना है, ये सब खून का करता है। तो लसिका ये सब भी वही है। संवहन में कार्य में भी सहायता ये करते हैं, यह ऊतक शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करने का काम करते हैं। तो ये जो है संयोजी ऊतक जो कनेक्टिंग टिश्यू होते हैं, ये शरीर में टेम्परेचर को भी मैनेज करने का काम करते हैं। आप लोग देखते हैं कि ठंडी के मौसम में खून गर्म रहना चाहिए, खून गर्म रहता है तो हम लोग ठंडी कम लगता है। तो शरीर में टेम्परेचर जो होता है, ये सब जो होता है संयोजी ऊतक के कार्य करने से भी होता है। तथा मृत कोशिकाओं को नष्ट करके मृत ऊतकों और कोशिकाओं की पूर्ति करना इसका काम होता है। जो मरा हुआ कोशिका हो गया उसको क्या करेगा, उसको खा जाएगा, नष्ट कर देगा। उसके बाद जो मृत ऊतक होते हैं और कोशिकाओं को क्या कर लेता है, इसका पूर्ति कर लेता है, नया बना लेता है। तो संयोजी ऊतक का यही काम होता है। नाभि देखिए, नाभि रज्जु प्रौढ़ संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है, नाभि रज्जु जो होता है, नाभि रज्जु होता है जो, ये प्रौढ़ संयोजी ऊतक कहलाता है, नाभि रज्जु है ना। प्राणियों में एडिपोसाइट संयोजी ऊतक वसा संग्रहित करने का काम करता है। प्राणियों में जो है एडिपोसाइट जो होता है, ये क्या है, एडिपोसाइट एक संयोजी ऊतक है और ये वसा को संग्रहित करना मतलब इकट्ठा करने का काम करता है प्राणियों में। क्या नाम है इसका, एडिपोसाइट है। संयोजी ऊतक में वसा संग्रहित होती है प्राणियों में। पेशी ऊतक देखते हैं दोस्तों, पेशी ऊतक क्या कहलाता है, तो इसे संकुचनशील ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। पेशी ऊतक को क्या नाम से जाना जाता है, तो संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है। शरीर के सभी पेशियाँ जो होते हैं इसी ऊतक से मिलकर बनी होती है। पेशी ऊतक जो होता है इसे संकुचनशील ऊतक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू किसे कहते हैं जी, तो पेशी ऊतक को, मसल टिश्यू को कहते हैं, जितना ये मसल टिश्यू है इसके नाम जाता है। शरीर के सभी पेशी जो होता है शरीर में और इसी ऊतक से मिलकर ही बना होता है। शरीर में जितना भी पेशी है, मांस है, इसी ऊतक से मिलकर बना होता है। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए पेशी ऊतक के बारे में 3 तरह से होता है। सबसे पहला होता है अरेखित पेशी, फिर रेखित पेशी, फिर हृदय पेशी। तो अरेखित पेशी उसे कहते हैं अनस्ट्राइप्ड जिसको बोलते हैं। यह पेशी ऊतक उन अंगों की दीवार पर पाया जाता है अरेखित वाला जो बिना इच्छा के रूप से गति कर रहा है। बिना इच्छा से गति करने वाला हो जाएगा अरेखित वाला। जैसे कि हम लोग का पेट में जो खाना पचता है, मान के चलिए वो किसी हम लोग चाहते हैं तब पचता है, कि पचाओ नहीं बोलते हैं तो नहीं पचाता है, नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो वो अरेखित पेशी है, बिना इच्छा के चलने वाला हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं ये अरेखित क्या है, पेशी ऊतक है। तो आहारनाल जो खाना पचाने हो गया, मलाशय हो गया जो है गुदा द्वार वाला, मूत्राशय हम लोग चाह के कितना चाहेंगे तो 10 दिन तक रोक सकते हैं, मूत्राशय को नहीं रोक सकते हैं। तो ये बिना हम लोग के इच्छा के ही चलते रहता है। क्या ब्लड को क्या प्यूरीफायर करते रहता है। हम लोग थोड़ी बोलते हैं किडनी तुम छोड़ दो, मत करो प्यूरीफाई, तो रुक जाता है, नहीं, वो तो करते रहता है। हृदय धड़कते रहता है, हृदय भी बोलने से नहीं रुकता है। रक्त वाहिनी आदि ये सब अरेखित पेशियाँ उन सभी अंगों को गतियों को नियंत्रित करता है जो स्वयमेव गति करते रहते हैं, है ना। अब आता है दोस्तों रेखित पेशी देखते हैं। ये पेशियाँ जो होता है शरीर के उन भाग में पाई जाती है ना जो इच्छानुसार गति करता है। जैसे हम लोग का हाथ, पैर, उंगली, ये सब जो है, आईब्रो, ये सब जो है, मुंह, जितना भी हम लोग का जो है हम लोग गति अपना इच्छा से करते हैं, जीभ, है ना। तो इस सब में है रेखित पेशी पाया जाता है। प्रायः इन पेशियों में एक या दोनों सिर जो होते हैं रूपांतरित होकर टंडन के रूप में अस्थिया में जुड़ जाते हैं। यही अब आते हैं हृदय पेशी के बारे में थोड़ा देखते हैं दोस्तों। हृदय का जो पेशी होता है स्पेशल, ये पेशियाँ जो होता है ना केवल हृदय की दीवारों में पाया जाता है, हृदय पेशी, ठीक है ना। हृदय की गति इन्हीं पेशियों के कारण होती है। इसको हम लोग अरेखित पेशी भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हृदय पेशी को अलग डिस्क्राइब किया हुआ है कार्डियक नाम से। तो ये पेशी जो होता है केवल हृदय में ही दीवार में पाई जाती है और हृदय की गति इन्हीं पेशियों के कारण होती है, जो बिना रुक जीवन प्रयत्न क्या करती रहती है, गति करती रहती है। जब से जीवन शुरू हुआ है तब से हृदय झधड़क ही रहा है। 10 मिनट के लिए रुक जाए, छोड़िए ना 10 मिनट, 1 मिनट के लिए रुक जाए तो आदमी बेहोश मर जाएगा ना। संरचना की दृष्टि से जो यह रेखित पेशी ऊतकों से मिलती जुलती ही होती है, ठीक ना। संरचना की दृष्टि से ये जो यहाँ पे लिखा है ना कि रेखित पेशी ऊतक से मिलती जुलती होती है, जहाँ पे हम लोग कन्फ्यूज होकर ऊपर बोल दिए थे कि इसको भी हृदय पेशी को क्या बोल दिए थे, रेखित पेशी में बोल दिए थे, इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन के लिए बोल रहा है कि संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो ये भी रेखित पेशी जैसा ही मिलता जुलता होता है, लेकिन ये होता है हृदय पेशी अलग। मानव शरीर में जो होता है मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। कि आपको पता था, आपको हड्डी पता होगा 206 होता है, 207 होता है, जो भी आप पढ़े होंगे 208 होता है, जो भी। लेकिन मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। तो ध्यान रखिएगा 206 होता है, जो हड्डी होता है 206 होता है, मांसपेशी कितना होता है 639 होता है। और बच्चों में हड्डी जो जन्म लेते समय बच्चों में हड्डी कितना रहता है, तो 300 रहता है लगभग में। वही बड़ा होता है धीरे धीरे, वैसे ही उसका हड्डी ज्वाइंट होते रहता है, बड़ा हो जाता है धीरे धीरे, उसका हड्डी का जो है कम हो जाता है, 206 हड्डी तक रहता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशियाँ जो होता है वो ग्लूटियस मैक्सिमस होता है, कुल्हा का जो मांसपेशी हो जाता है
ग्लूटियस मैक्सिमस जिसका नाम है, ये मानव शरीर की क्या है, सबसे बड़ी मांसपेशी होता है ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस जो होता है मानव शरीर का सबसे क्या होता है, सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी जो होती है स्टेपिडियस होता है। क्या होता है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी क्या होता है, स्टेपिडियस जो होता है, जो कान में होता है, शायद पता नहीं कान में होता है कहाँ पे होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियस, और सबसे बड़ा कुल्हा पे जो होता है ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस सबसे बड़ा मांसपेशी जो होता है वो कुल्हा में होता है। यहाँ पे देखते हैं तंत्रिका ऊतक के बारे में थोड़ा देखते हैं, नर्वस टिश्यू के बारे में दोस्तों। तो इसे चेतना ऊतक भी कहते हैं। किसी को एक झापड़ मारिएगा तो उसको कितना दिमाग में जाएगा, चोट लगेगा। तो जीवों को तंत्रिका ऊतक उन्हीं ऊतकों का बना होता है। यह दो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। पहला तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन बोलते हैं जिसको, दूसरा न्यूरोलोगिया बोलते हैं जिसको। तो देखिए यह ऊतक शरीर में होने वाले जितना भी अनैच्छिक और ऐच्छिक क्रिया होते हैं उसको नियंत्रित करने का काम करते हैं तंत्रिका ऊतक। दिमाग में जाता है, मान के चलिए इच्छा वाला हो चाहे बिना इच्छा वाला हो, बिना तंत्रिका तंत्र के ये चलने का काम करेगा, नहीं करेगा। अगर हम लोग का दिमाग डिस्टर्ब होता है तो खाना पचने में टाइम लगता है। क्या है कि वो तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ है दोस्तों। कभी ध्यान दिए आप लोग, देखिए न्यूरोग्लिया या कोशिकाएं, जो ये सब कोशिका है न्यूरोलिया कोशिकाएं, वह मस्तिष्क का गुहा का आश्रित है। क्या आश्रित करती है, मस्तिष्क की गुहा को क्या करती है, आश्रित करती है न्यूरोलोगिया कोशिकाएं। न्यूरो लगा हुआ है, बस समझ जाने मस्तिष्क से रिलेटेड होगा। जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है। जन्म जो हो गया ना उसके बाद मानव का जितना भी तंत्रिका ऊतक है, तंत्रिका नर्वस टिश्यू जो होता है उसमें विभाजन नहीं होता है, जो दिमाग में होता है। इसमें क्या होता है, विभाजन नहीं होता है। इसीलिए किसी को माथा पर मार दीजिएगा तो जिंदगी भर के लिए पैरालिसिस हो जाता है, उसका दिमागी काम करना बंद हो जाएगा। वहीं अगर कहीं मांस काट दीजिए अपना हाथ पैर में तो धीरे धीरे जुट जाता है, लेकिन उसमें मांस नया नया बन के मांस को जोड़ दिया, लेकिन दिमाग में तो जुट में नहीं करेगा, टिश्यू कोशिका नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि उसका जो है विभाजन जो होता है होते भी नहीं करता है। इसीलिए दिमाग को बचा के रखने के लिए भगवान ने क्या दिया है, खोपड़ी में कपाल दिया है, वही खोपड़ा दिया है बचाने के लिए, ऊपर में हड्डी। उसको भी अगर मार के फाड़ दीजिएगा तो अंदर से बेचारा क्या हो जाएगा, वो घायल हो जाएगा, ज़िंदगी भर के लिए पैरालिसिस मार देगा, उसको काम ही नहीं करेगा, दिमाग पागल बन जाएगा। तब आते हैं दोस्तों थोड़ा मानव रक्त के बारे में देखते हैं, ह्यूमन ब्लड क्या होता है। रक्त एक सरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक हम लोग ऊपर देखे थे। रक्त में, मानव शरीर में रक्त की जो है मात्रा शरीर से भार का लगभग 7% होती है। मान के चलिए आप 70 किलो का हैं तो आपका जो है कितना हो जाएगा, लगभग कि 7 किलो तो आपका हो गया 10%, 5 किलो आप में खून होगा लगभग में। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है, ध्यान में रखिएगा। रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका pH मान 7.4 होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। क्या उतना होता है जी, 5 से 6 लीटर, जैसा कि अभी हम बताएं आपको। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर रक्त कम होता है। कितना लीटर, आधा लीटर रक्त कम होता है। देखिए नोट में कह रहा है मानव रक्त में सोडियम की मात्रा, जो मानव का जो खून है उसमें जो सोडियम होता है Na जिसको बोलते हैं, सोडियम की मात्रा असामान्य रूप से घटने को हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं, और पोटेशियम की कमी को हाइपोकैलेमिया कहते हैं। अगर मान के चलिए कि आपका खून में सोडियम कम हो गया तो आपको कौन सा दिक्कत हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया। नीट्रीमिया लगा तो सोडियम, और अगर हाइपोकैलेमिया लगा तो आपको क्या किसका कमी हो गया, पोटेशियम की कमी हो गया। तो समझिए आपको हाइपोकैलेमिया का दिक्कत हो गया। पोटेशियमिया जो है, पोटेशियम सोडियम के स्तर को हम लोग नियंत्रित करता है। पोटेशियम सोडियम स्तर को नियंत्रित करने का काम करता है हमारा, यही जो है हमारा जो है ब्लड। चलिए जो है अब आगे देखते हैं। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, पहला तो प्लाज्मा, दूसरा रुधिराणु जिसको बोलते हैं ब्लड कार्पल्स RBC। तो प्लाज्मा क्या होता है और रुधिराणु क्या होता है, आइए पहले इसको बढ़िया से हम लोग समझते हैं। प्लाज्मा के बारे में देखिए दोस्तों, तो यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। अजीवित कहने का मतलब जिसमें जीवन नहीं होता है, वो मृत ही होता है, जाहिर सी बात है, जीवन कहाँ से होगा। और ये तरल भाग होता है, जीवित तरल भाग। रक्त का लगभग 60% भाग जो होता है ना वो प्लाज्मा है। मान लीजिए ये हमारा रक्त है तो इसका 60% भाग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा प्लाज्मा हो जाएगा। इसका 90% भाग देखा जाए तो इसका 90% भाग क्या होता है, तो 7% प्रोटीन, 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। ये 90% जो हो गया ये जल हो गया। क्या हो गया, ये जल हो गया। ये सारा का सारा जल हो गया 90% में। पहले तो 30% को बाहर छांट दिए, 40% को बाहर छांट दिए, बचा 60% टोटल। अब 60% में ये क्या कह रहा है कि इसमें से 60% में से 90% जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इतना छोड़ने के बाद, थोड़ा सा छोड़ने के बाद 90% जो हिस्सा है ये क्या कह रहा है कि इसमें जल है खाली। ये सब क्या है, ये जल है, ठीक ना। अब बचा 7% इसमें प्रोटीन है। इसमें क्या है, इसमें 7% में प्रोटीन भी है, 0.9% लवण भी है, 0.1% ग्लूकोज होता है। शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक ना। तो ये प्लाज्मा हो गया, जिसमें से 60% हमारा क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और हम लोग 40% में क्या पाया जाएगा जी,
तो अगर प्लाज्मा के साथ साथ हम लोग अभी और भी तो होता है रुधिराणु, हम लोग पढ़े थे, 2 चीज़ पढ़े थे ना जी, प्लाज्मा और रुधिराणु। तो प्लाज्मा में तो हम लोग देखे थे ना अभी तक, जो प्लाज्मा में देखे थे कि 60% में प्लाज्मा होता है, इसमें जल हो गया, इसमें प्रोटीन सब हो गया। तो 60% भाग जो होता है, इसमें 90% भाग, 60% का 90% भाग में जल हो गया, बाकी में प्रोटीन, लवण और ग्लूकोज हो जाता है थोड़ा सा में इसमें। और इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, तो वही हमारा रुधिराणु ब्लड कार्पलस जो है 40% में पाया जाता है। प्लाज्मा के कार्य क्या होते हैं, क्या काम में आता है प्लाज्मा हम लोग के जो खून में रहता है, ब्लड में, तो पचा हुआ भोजन और हार्मोन्स का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। बताइए, जितना भी खाना पच रहा है उसमें से जो निकल रहा है, और हार्मोन जो इधर से उधर जो हम लोग निकालते हैं हार्मोन, जो इस शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है? संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। सीरम देखिए दोस्तों क्या होता है सीरम, तो जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाए, प्लाज्मा में वो प्रोटीन होता है, किसका नाम है? फाइब्रिनोजेन। तो प्लाज्मा में सब लोग निकाल लिए फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। अब देखिए शेष प्लाज्मा जो बचा ना, उसी को हम लोग सीरम कहेंगे। क्या कहेंगे? खाली बताइएगा सीरम किसे कहते हैं। तो प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को बाहर निकाल लिए, अब बचा जो वही हमारा सीरम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सीरम कहलाएगा। आप लोग अगर हॉस्पिटल में जाते होंगे तो सीरम का वर्ड सुने होंगे, है ना। तो देखिए इसमें से इसका मतलब सीरम कह रहा है, इसका मतलब आपके प्लाज्मा ने लिया है, आपका प्लाज्मा में से क्या निकाल दिया है? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को निकाल दिया है, बचा है जो वही हम आपका सीरम है। रुधिराणु देखिएगा दोस्तों, ब्लड कार्पलस जिसको बोलते हैं आरबीसी, यह रक्त का शेष 40% भाग होता है। जैसे आप ऊपर आप लोग हम लोग बताए थे आपको, यह 3 भाग में बांटते हैं। अब ये जो रुधिराणु जो था, सबसे पहले तो 60% में यहाँ पे हम लोग देखे थे जल था प्लाज्मा में, और ये सब प्रोटीन। अब बचा ये 40% भाग। ये 40% में जो है 3 तरह में बांटा गया है इसको। कितना तरह से बांटा गया है इसको 3 भाग में बांटा गया है, ठीक ना। तो लाल रक्त कण जिसमें बोलते हैं आरबीसी, और दूसरा श्वेत जिसको डब्ल्यूबीसी, और तीसरा ब्लड रक्त बिंबाणु जिसमें बोलते हैं रक्त प्लेटलेट्स बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये 3 तरह से बांटा गया है 40% भाग को। ये हमारा खून हो गया, सारा खून में इधर से हम लोग जो जल बांटे थे, प्लाज्मा में 90% जल हो गया, 10% प्रोटीन जो होता था, जिसमें से फाइब्रिनोजेन निकाल लेता था, उसको बोलते थे सीरम। अब इधर साइड में 40% में हम लोग देखे थे, टोटल तो 100% होता है, तो 60% हम लोग देख लिए प्लाज्मा, 40% हम लोग का क्या होता था? ब्लड कार्पलस रुधिराणु होता था, जिसमें से आरबीसी होता है, उसमें डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स, ये तीनों होता है ब्लड कार्पलस में, ठीक ना। ब्लड कार्पलस में 3 तरह के हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या देखे थे? तो प्लेटलेट्स देखे थे, ठीक, जो कि 40% हिस्सा होता है हम लोग का खून में। और बाकी 60% क्या होता है? प्लाज्मा होता है, जिसमें से प्लाज्मा में 90% तो पानी है, समझिए खाली, मात्र थोड़ा जो है प्रोटीन मिलता है 7%, ये सब जो भी देखे थे। तो देखिएगा रक्त बिंबाणु जो हो गया, लाल रक्त कण आरबीसी जिसको बोलते हैं, रेड ब्लड कार्पलस और एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं इसको। इसके बारे में देखते हैं, ये जो लाल रक्त कण है आरबीसी है। तो स्तनधारियों में लाल रक्त कण जो है उभयावतल होता है, इस टाइप का होता है, उभयावतल, ठीक ना, समझ में आ रहा है ना, चपटा ऐसे करके रहता है, उभयावतल इसको बोलते हैं। इसमें केंद्रक नहीं होता है, ठीक है, केंद्रक इसमें नहीं होता है आरबीसी में, ध्यान में रखिएगा। लेकिन ऊँट और लामा को छोड़ के इसमें वो केंद्रक इसमें पाया जाता है, ये अपवाद है। तो स्तनधारी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, इस सब में, ऊँट और लामा में। आरबीसी का निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में, बोन मेरो में होता है, हड्डी के अंदर जो होता है लाल नहीं खाए होंगे आप लोग, मुर्गा खाए होंगे, देखे होंगे, अंदर हड्डी में लाल होता है, वही होता है अस्थि मज्जा। उसी में क्या बनता है? आरबीसी बनता है आपका। आरबीसी किसमें बनता है? तो वही अस्थि मज्जा में बनता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 और फोलिक अम्ल आरबीसी का निर्माण इसमें सहायक होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12, फोलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में सहायता करते हैं। तो इतना सारा चीज़ मिल के आरबीसी बना रहा है, समझ लीजिएगा। जो प्रोटीन खाते हैं आप लोग, आयरन खाते हैं सेव से, विटामिन B12 खा रहे हैं, फोलिक एसिड, ये सब जो खा रहे हैं, सब मिला के क्या बन रहा है? तो हमारा आरबीसी बन रहा है। देख रहे हैं ना, आरबीसी जो रेड ब्लड सेल बोलते हैं। भ्रूण अवस्था में देखा जाए तो इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। अगर आप मान के चलिए गर्भावस्था में हैं, अभी तक आपका जन्म नहीं हुआ है, तब कहाँ बनेगा? तो भ्रूण अवस्था में यह यकृत में, लीवर में और प्लीहा में बनता है, ये आरबीसी, है ना। बताइए आरबीसी बनता तो है, लेकिन कितना दिन तक ये जिंदा रहता है? मतलब कि मरता नहीं है। तो ये इसका जीवन काल जो होता है ना, 20 से 120 दिन तक लगभग हो सकता है। कम से कम 20 दिन तक जीवित रहेगा, लगभग चाहेगा तो लंबा से लंबा 20 से 120 दिन तक वो जिंदा रह सकता है। उसके बाद 121वां 25वां दिन में क्या होता है? मृत हो जाता है, फिर नया बनता है। तो चलते रहता है, ऐसे बनते रहता है शरीर में। तो इसकी मृत्यु जो होती है केवल लीवर और प्लीहा में ही जाके होती है, इसकी मृत्यु। यही जो है यकृत और लीवर, जिसको हम लोग देखे थे भ्रूण अवस्था में, इसमें निर्माण हो रहा था। लेकिन वही जब हम लोग जन्म ले लेते हैं, बड़ा हो जाते हैं, तो उसके बाद इसमें क्या होने लगता है? इसमें मृत यकृत का क्या सूखने लगता है? लीवर और प्लीहा। इसकी मृत्यु कहाँ पर लगती है? लीवर और प्लीहा में। इसलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्र भी कहा जाता है। कब्रिस्तान किसे कहते हैं? यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कह के वहीं पे जाके ये दफन हो जाता है, फिर नया बनता है।
तो आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं, तो यकृत और प्लीहा को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। इसमें हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है किस काम में आता है, तो ऑक्सीजन को लेके जाना लेके आना में काम करता है हीमोग्लोबिन, है ना। और लाल होता है हम लोग का खून हीमोग्लोबिन के कारण, हम लोग पढ़े होंगे बच्चा में आप लोग, जिसमें हीम जो तो होता है नामक रंजक जो होता है डाई, इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, कह रहा है ना देखिए। और ग्लोबिन, ग्लोबिन क्या होता है दोस्तों, तो लोहा युक्त प्रोटीन होता है, इसमें लौह होता है, आयरन होता है ग्लोबिन में क्या होता है दोस्तों, ग्लोबिन में आयरन होता है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग करने की क्षमता रखता है। क्या रखता है, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संयोज करने की क्षमता रखता है। कौन रखता है दोस्तों, ग्लोबिन रखता है। कौन रखता है, ग्लोबिन रखता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला जो लोहा होता है, आयरन होता है, वो हीमेटीन कहलाता है। हीमोग्लोबिन में जो लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, वो क्या कहा जाता है, उसको बोलते हैं हीमेटीन। क्या कहा जाता है दोस्तों, हीमेटीन कहा जाता है ना, ध्यान में रखिएगा, हीमेटीन कहा जाता है। और आरबीसी का मुख्य कार्य है शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आना। आरबीसी क्या करता है, शरीर की सभी कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाता है हीमोग्लोबिन के माध्यम से, और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर वहाँ से वापस लेके आता है और फेफड़ा में छोड़ देता है। फेफड़ा के द्वारा हम लोग सांस के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त क्षीणता हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गया आपके शरीर में तो आपको कौन सा बीमारी हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। आप लोग सुने होंगे खून की कमी हो गया, एनीमिया हो गया, तो पानी इस अनार का जूस पिलाइए, चुकंदर खिलाइए, नहीं तो खून चढ़ावाइए। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाता है तो क्या होता है, एनीमिया हो जाता है, रक्त क्षीणता, रक्त माने खून की कमी। तो इसमें क्या हो गया, उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गया, उसमें ऑक्सीजन, अब हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, शरीर सूखने लगेगा, पतला हो जाएगा, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन ही नहीं है। सोते वक्त जो है आरबीसी 5% कम हो जाता है। अगर आप सो रहे हैं ना तो आपका आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड सेल 5% ज़्यादा नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर जगेगा, फिर बन जाएगा। तो सोते वक्त जो होता है आरबीसी 5% कम होता है। देखते हैं आप लोग जगे रहते हैं तो एनर्जी लगता है कि हाँ कुछ करेंगे, सोने पर रिलैक्स मूड में चल जाता है, आरबीसी 5% कम हो जाता है। जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनमें आरबीसी 30% की वृद्धि हो जाती है। अगर कोई जो है ज़मीनी सतह से 4200 मीटर की ऊंचाई पर आ रहा है, पहाड़ पर आ रहा है, समझ लीजिए पठार पे कहीं पे, चाहे अब हम लोग देखे भी हैं कहीं पे ज़मीन ऊंचा है, कहीं पे नीचा है, कहीं तो ऊंचा वाला जगह पे रह रहा है जो भी, उसका आरबीसी 30% की वृद्धि हो जाती है। आरबीसी अगर चेक करवाया जाएगा तो उसका जो है ब्लड में आरबीसी 30% ज़्यादा देखने को मिलेगा, है ना। आरबीसी की संख्या जो होती है हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जा सकती है। आरबीसी कितना है, आप आता है एक हीमोसाइटोमीटर, इससे आप ज्ञात कर सकते हैं। वैसे आप जाइएगा तो किसी भी जाँच में 100 रुपया दीजिएगा तो आपका आरबीसी चेक करके दे देगा। हीमोसाइटोमीटर से आप मतलब कि ज्ञात होता है, इतना आपको याद रखना है। वहाँ पे हीमोसाइटोमीटर रखता है, वो सब उसी से जांच करता है। थैलीसीमिया रोग जो होता है ना, इसमें लाल रुधिराणु नहीं बनता है। देखिए आरबीसी जो होता है, थैलीसीमिया नामक रोग होता है ना, थैलीसीमिया नामक रोग जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि लाल रुधिराणु नहीं बनने लगता है। आरबीसी जो होता है ये नहीं बनता है। बताइए कितना दिक्कत वाला बात है। थैलीसीमिया अगर किसी को हो गया, थैलीसीमिया में क्या हो गया, लाल रुधिराणु बनना बंद हो जाएगा। उसके बाद अब तो 120 दिन तक चलवे करेगा अगर है तो उसके पास, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो उसके अंदर का खून मर जाएगा, चल नहीं फिर पाएगा, मर जाएगा कुछ दिन में वो, तो उसको खून चढ़ाना पड़ेगा। कितना खून चढ़ाएगा बेचारा उस पर। सब श्वेत रक्त कण देखिए, WBC वाइट ब्लड कार्पलस क्या होता है दोस्तों, तो WBC तो देखते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग वाइट ब्लड कार्पलस। लीकोसाइट, इसको क्या बोलते हैं, लीकोसाइट। किसी किसी को लिकोरिया होगा सुने होंगे आप लोग, है ना। एनीमिया तो हो गया हीमोग्लोबिन की कमी से, लिकोरिया जो होता है वही WBC की कमी से होता है, लिकोरिया। आकार और रचना में यह अमीबा जो होता है, अमीबा के समान ही होता है। अमीबा ऐसे होता था ना जी, और वैसे ही ये होता है, खुरदरा श्वेत रक्त कण। इसका जो निर्माण होता है ना वो अस्थीय मज्जा में ही बनता है, ये अस्थीय मज्जा में बनता है, और आरबीसी भी अस्थीय मज्जा में बन रहा था ना। लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत एवं प्लीहा में भी ये हो जाता है, कभी कभी लिम्फ नोड में भी, कभी कभी यकृत प्लीहा में भी बनता है ये WBC, ठीक ना। इसका जीवन काल मात्र 2 से 4 दिन तक होता है। बढ़िया खाना खाइएगा 2-4 दिन में एकदम एक्टिव हो जाएगा, तंदुरुस्त फुर्ती दौड़ने लगेगा। तो 2-4 दिन तक होता है। इसका काम क्या होता है बताइएगा, आगे पहले देखते हैं। इसकी मृत्यु रक्त में होती है, खून में होती है, 2 से 4 दिन तक जीवित रहता है बस। मैंने 2-4 दिन पर नया बन रहा है, नया घट रहा है, नया बन रहा है, घट रहा है, नया बन रहा है, घट रहा है। इसकी मुख्य कार्य होता है ना शरीर के रोगों को संक्रमण से बचाना। ये जो है फाइटिंग करता है, बाहर के जो रोग अंदर घुस रहा है, किसी को देखते हैं बीमार पड़ जाता है तो उसको और भी बीमारी आ जाता है। एक बीमार पड़ा ना तो उसको दूसरा बीमारी, तीसरा बीमारी भी पकड़ लेता है, क्योंकि उसका शरीर का जो है अब WBC खत्म हो गया है, तो उसका जो है बाहर का जो है आक्रमण कर दिया है रोग। तो इसीलिए बोला जाता है शरीर का रोगों के संक्रमण से बचाना है। कौन बचाता है, तो लड़ने का काम कौन करता है, WBC करता है। अब देखते हैं लिम्फोसाइट दोस्तों क्या होता है। ये एक प्रकार की श्वेत रुधिर कोशिका ही है, लिम्फोसाइट, है ना, जो शरीर में प्रतिरक्षात्मक नेत्र तंत्र की मुख्य कोशिका होती है। प्रतिरक्षा तंत्र करने का ये कोशिका होता है कि रक्षा कर रहा है कि अगर ये खत्म हो गया, बढ़ गया समझिए, तो रक्षा करना कम कर दिया, घट गया तो रक्षा। अगर देखिए आप जांच करवाए ना, आप कभी जांच करवा के देखिएगा, जिसको बोलते हैं CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें देखिएगा ये सब लिखा रहता है, लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट कितना है, लिम्फोसाइट कितना है, एरिथ्रोसाइट कितना है, ये सब देखिएगा तो उस पर लिखा रहेगा। तो अगर आपके अंदर इन्फेक्शन रहेगा,
तो समझिए आपके अंदर इन्फेक्शन है किसी चीज़ का, तो आपके अंदर का जो लिम्फोसाइट्स है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। इससे मतलब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या है, इन्फेक्शन हुआ है। इसके लिए आपका जो है अंदर का रक्षा करने वाला लिम्फोसाइट पूरा बढ़ा हुआ है, रक्षा कर रहा है, फाइट कर रहा है आपके खून में। समझ में आ रहा है ना। तो यह लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती है, जिन्हें बी कोशिका कहते हैं या फिर टी कोशिका कहते हैं। इसमें भी 2 तरह से होता है। ये दोनों जो होते हैं कोशिकाएँ भ्रूणीय अवस्था या फिर यकृत कोशिकाओं और वयस्क अवस्था में अस्थि मज्जा कोशिकाओं द्वारा बनती है ना। ध्यान में रखिएगा, ये दोनों कोशिकाएं परिपक्व होने के बाद शरीर के रुधिर एवं लसिका के साथ परिसंचरित होती रहती है। टी कोशिकाएं कोशिकीय प्रतिरक्षा एवं बी कोशिकाएं प्रतिरक्षा के निर्माण करने का कार्य करती है। टी कोशिकाएं जो होती है हेमेटोपोएटिक स्टेम कोशिकाओं से पैदा होता है, जो अस्थि मज्जा में पाई जाती है। विकासशील टी कोशिकाएं विकसित होने के लिए थाइमस ग्रंथि और स्थानांतरित हो जाती है, जहाँ उसे अपना नाम मिलता है। टी कोशिकाएं शरीर का बाह्य पदार्थ जैसे विषाणु जीवाणु असामान्य कोशिकाओं जैसे कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और उनके विरुद्ध अनुक्रिया करने में सहायता करती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, टी कोशिका के बारे में बता रहा है। यह है हेपेटोपोएटिक स्टेम। ये कोशिकाओं से पैदा होती है जो कि अस्थि मज्जा में पाई जाती है। विकासशील टी कोशिकाएं जो होती है विकसित होने के लिए थाइमस ग्रंथि में स्थानांतरित हो जाती है, जहाँ उसे अपना नाम मिलता है, जिसको बोलते हैं टी कोशिका। टी कोशिकाएं जो होती है शरीर में बाह्य पदार्थों जैसे कि विषाणु जीवाणु और सामान्य कोशिका को कैंसर कोशिकाओं को पहचानना, इसका काम होता है टी कोशिकाओं का। ये टी कोशिकाओं क्या था, ये टी कोशिका वही था हमारा लिम्फोसाइट था ना, लिम्फोसाइट में था टी कोशिका और बी कोशिका। वही टी कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कैंसर का बीमारी होता है इसको पहचानने का काम करता है। ठीक ना। टी कोशिका को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। टी कोशिका शरीर के बाह्य पदार्थ में जैसे विषाणु जीवाणु और असामान्य कैंसर वाली कोशिकाओं को पहचानने में मदद करता है। और टी कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, सहायक टी कोशिका और साइटोटॉक्सिक टी कोशिका। सहायक टी कोशिका जो होता है प्रतिरक्षा प्रणाली को अन्य कोशिकाओं की सहायता करता है, तो ये पहचानने वाला काम करता है लिम्फोसाइट का टी कोशिका। जो फाइट करने वाला काम कौन करेगा, तो वही हमारा WBC करेगा। जबकि साइटोक्सिक टी कोशिकाएं वायरल रूप से संक्रमित कोशिकाओं के ट्यूमर को समाप्त कर देती है। ठीक ना। जो है साइटोक्सिस जो टी कोशिका होता है, जो वायरल रूप से जो संक्रमित हुआ हुआ कोशिका जिसको ट्यूमर बोलते हैं, शरीर में ट्यूमर हो जाता है तो अपने आप काटने का काम कौन करता है, तो टी कोशिका ही करता है। अगर समझिए कि ट्यूमर आपके अंदर है, वो अपने आप के कौन काट रहा है, टी कोशिका। अगर यही टी कोशिका कमज़ोर पड़ जाएगा तो आपका जो है ट्यूमर बढ़ जाएगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, समझ रहे हैं, डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा। यही अंदर का जो है नॉर्मल जो है, समझिए कि हमारा शरीर भगवान ऐसा बनाया है कि ऑटोमेटिक क्या होता है, उसका जो है निवारण होते रहता है शरीर में। लेकिन हम लोग एक दिक्कत, बढ़िया खान पान नहीं रखते हैं, शरीर को मजबूत नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कमज़ोर पड़ जाता है। WBC का सबसे अधिक WBC का सबसे अधिक भाग जो होता है 60 से 70% होता है, वो न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं होती है। देखिए एक न्यूट्रोफिल्स भी कणिका होता है, 60 से 70% होता है WBC के अंदर। इसका क्या काम होता है, तो न्यूट्रोफिल्स जो होता है कणिकाएं ना, ये रोगाणुओं तथा जीवाणुओं को भक्षण करता है। सबसे खतरनाक तो यही है, न्यूट्रोफिल्स भक्षण करने वाला है। मतलब कि जितना भी रोगाणु और जीवाणु का जो भक्षण करने वाला काम करता है वो न्यूट्रोफिल्स ही करता है। पहचानने का काम कौन करता था, जी लिम्फोसाइट पहचानने का काम करता था, ये पहचानिए वो पहचानिए। और जो यही जो है 60 से 70% WBC में पाया जाता है, ये न्यूट्रोफिल्स यही जो काम करता है क्या, तो रोगाणु और जीवाणु को मार के खा जाएगा, खा के समाप्त कर देगा। बढ़िया है जी न्यूट्रोफिल्स, तो मैं खुश हो गया इसको सुन के। रक्त बिंबाणु देखिए, ब्लड का प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स क्या होता है, ब्लड प्लेटलेट्स एवं थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक ना। प्लेटलेट्स देखिए, हमको हुआ था एक बार डेंगू, मेरा प्लेटलेट्स हो गया था कम, इतना कमजोरी जैसा लग रहा था कि क्या बताया आपको, उठा खड़ा होना भी नहीं बन रहा था, है ना। तो ये डेंगू की वजह से होता है। चाहे और भी बहुत कुछ बीमारी हो सकता है जिसमें प्लेटलेट्स हमारा गिर जाता है। वैसे तो होना चाहिए 2.5 लाख के करीब में, शायद 1.5 लाख से 2.5 लाख होना चाहिए वैसे। चलिए आगे देखते हैं। यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। इनमें केंद्रक नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें भी केंद्रक नहीं होता है, ब्लड में केंद्रक भी नहीं होता था RBC में। इसका निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में भी होता है। इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, हम लोग का अस्थि मज्जा में। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। तो प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 से 5 दिन था, WBC का 2 से 4 दिन तक था। इसकी मृत्यु जो होती है प्लीहा में होती है। इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है दोस्तों, प्लीहा में होती है। और हम लोग WBC का कहाँ पे देखे थे, प्लीहा और लीवर में देखे थे। इसका मुख्य कार्य रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। जो प्लेटलेट्स का ओरिजिनल काम जो होता है ना, ये रक्त का थक्का बनाना होता है। इसका काम है बस रक्त का थक्का बनाइए, जहाँ पे कट जा रहा है वहाँ पे। देखिए यहाँ पे लिख भी दिया है, डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है ना। रक्त के कार्य देखिए अब क्या होते हैं। रक्त का कार्य, शरीर में ताप को नियंत्रण, शरीर को रोगों से रक्षा करना, शरीर के वातावरण के स्थायी बनाना रखना और घावों को भरना, रक्त का थक्का बनाना, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड पचा हुआ भोजन उत्सर्जित पदार्थ और हार्मोन का सम्मान करना, ऑक्सीजन को लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आना, पचा हुआ भोजन को उत्सर्जित पदार्थ को हार्मोन को, ये सबको देखरेख करना, है ना। लैंगिक चरण में सहायता करना और अंगों को सहयोग स्थापित करना, रक्त का थक्का बनना। रक्त के थक्का बनने के दौरान होने वाली 3 महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया देखिए। तो देखिए जो है थ्रोम्बोसाइट प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम भी है, ये तीनों मिलकर बनाता है थ्रोम्बिन। ठीक ना। थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन मिलकर बनाता है फिब्रिन और रक्त बिंबाणु मिलकर बनाता है रक्त का थक्का। तो एक रक्त का थक्का बनाने के लिए आपको कहाँ से गुजरना पड़ रहा है, समझ में आ रहा है ना। समझिए, पहले तो
प्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम, ये तीनों चीज़ चाहिए कि क्या बनाने के लिए, थ्रोम्बिन बनाने के लिए। अब थ्रोम्बिन बन गया तो उसके बाद चाहिए फाइब्रिनोजेन, किस लिए, तो फिब्रिन बनाने के लिए। अब फिब्रिन बन गया तो उसके बाद रक्त बिंबाणु चाहिए, ब्लड कार्पलस, जिसको तब जाके क्या बनता है, रक्त का थक्का। तो ऐसे नहीं बनता है, बहुत प्रोसेस होने के बाद तब रक्त का थक्का बनता है। रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन का निर्माण यकृत विटामिन के की सहायता से होता है। विटामिन के रक्त के थक्का बनने में सहायता होता है। सामान्यतः रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन ही जाता है, लेकिन जिसको दिक्कत हो जाता है उसको क्या होता है, बीमारी होता है ना। आगे देखते हैं, रक्त के थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजेन है। रक्त का थक्का अगर बनाने के लिए अनिवार्य जो है एकदम प्रोटीन कौन सा ज़रूरत है, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है ना। और यही ना फाइब्रिनोजेन हम लोग देखे थे जो निकाल लिया जा रहा था प्लाज्मा में से, तो लोग वो सीरम कहलाता था। यही रक्त का थक्का बनाने वाला जो अनिवार्य प्रोटीन होता था फाइब्रिनोजेन, इसी को निकाल लिया जाता था, रक्त का थक्का नहीं बताता था। वही अब सीरम कहने लगा, ओरिजिनल प्योर क्या कहने लगा, सीरम कहने लगा, मतलब प्लाज्मा कहलाने लगा। उसमें से फाइब्रिनोजेन निकाल लिया था, रक्त का थक्का जो जमाता था प्रोटीन, है ना। और जो है जिसमें जो है खून जो है नहीं बनता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हीमोफीलिया। क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया, जिसमें खून नहीं बनता है। चलिए आगे देखते हैं, मनुष्य में रक्त वर्ग ब्लड ग्रुप देखते हैं दोस्तों। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। रक्त के समूह था उसकी खोज किसने किया था, ए बी ये सब जो था, कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज किया था रक्त समूह की, 1900 में किया था। इसके लिए इन्हें सन 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसके लिए उन्हें क्या मिला था, 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। मनुष्य में रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कण में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहते हैं। मनुष्य के रक्त में भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कण में पाई जाने वाली जो ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो एंटीजन कहते हैं। यह क्या है, तो लाल रक्त में पाया जाने वाला जो है ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जिसको मतलब एंटीजन का काम करता है। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, एंटीजन क्या है हमारा, ग्लाइकोप्रोटीन है। एंटीजन क्या है हमारा, मनुष्य के खून में जो पाया जाता है एंटीजन, उसमें क्या रहता है, कौन सा प्रोटीन, तो ग्लाइकोप्रोटीन। कौन सा प्रोटीन रहता है जी, तो ग्लाइकोप्रोटीन रहता है, ध्यान में रखिएगा। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी। एंटीजन या फिर ग्लाइकोप्रोटीन, यहाँ पे लिखा ना, एंटीजन या फिर ग्लाइकोप्रोटीन। उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग हो जाते हैं, ठीक। तो जिनमें एंटीजन ए होता है उसको रुधिर वर्ग ए कहा जाता है, जिसमें एंटीजन बी होता है उसको रुधिर वर्ग बी कहा जाता है, जिनमें एंटीजन ए बी दोनों होता है उसको ए बी कहा जाता है, जिसमें कोई नहीं होता है उसको जीरो कहा जाता है। समझ में आया ना। तो ध्यान में रखिएगा, एंटीजन जैसे रहता है वैसे उसको कहा जाता है। लेकिन एंटीजन जो होता है और एंटीबॉडी जस्ट अपोजिट काम करता है, जस्ट अपोजिट काम करता है। यहाँ पे आप देखिएगा, एंटीजन जो है, यहाँ पे एंटीजन लिखा हुआ है लाल रक्त कणिका में, और यहाँ पे एंटीबॉडी लिखा हुआ है प्लाज्मा में, ये हमारा बाउंड्री लाइन। तो जिसमें जो है रुधिर वर्ग रहेगा ए, उसमें एंटीजन ए रहेगा, बी में बी रहेगा, ए बी में ए बी रहेगा, ओ में कोई नहीं रहेगा। हम ऊपर अभी देखे थे, यहाँ पे देखे थे ना। अब देखिए, तो ये तो है एंटीजन जो हमारा हो गया। अब जो है जिसमें एंटीबॉडी देखिए, तो जिसमें एंटीजन ए रहेगा उसमें एंटीबॉडी उल्टा हो जाएगा, बी हो जाएगा। जिसमें एंटीजन बी रहेगा उसमें एंटीबॉडी ए हो जाएगा। जिसमें ए बी दोनों रहेगा एंटीजन, उसमें एंटीबॉडी कोई नहीं रहेगा, मतलब जीरो रहेगा। जिसमें एंटीजन जीरो मतलब कुछ नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा, उसमें एंटीजन दोनों को पाया जाएगा, ए बी दोनों पाया जाएगा, ठीक ना। ये उल्टा चलता है, ध्यान में रखते चलिएगा आप लोग। किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है। माने किसी एंटीजन की जो है अनुपस्थिति हो गया तो उसमें एक अलग विपरीत प्रकार की क्या पाई जाएगी, प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाएगी, इसको बोलते हैं एंटीबॉडी। यहाँ पे जो हम लोग अभी देखें, यह जो क्या होता है एंटीबॉडी, यह भी होता है, जो यह भी 2 प्रकार का होता है, एगो एंटीबॉडी ए होता है, एगो एंटीबॉडी बी होता है। तो एंटीबॉडी भी 2 तरह से हो गया, ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं रक्त का आधान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो एंटीजन ए, एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी, एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। हम लोग क्या देखे थे, उलट पलट के हो रहा था, इधर ए रहता था उधर बी रहता था, इधर बी रहता था उधर ए रहता था, इधर दोनों रहता था उधर कोई नहीं रहता था, इधर कोई नहीं रहता था उधर दोनों रहता था। तो यहाँ पे इसीलिए लिख रहा है कि एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी ए नहीं रहेगा, एंटीजन बी के साथ एंटीबॉडी बी नहीं रहेगा। ऐसा होने पर ये अगर हो गया कहीं गलती से, मान के चलिए ऐसा होने पर आपस में मिलकर अत्यधिक ये चिपचिपा बन जाएगा। अगर किसी खून में एंटीजन वाला ए है, आप में एंटीबॉडी ए है, उसको चढ़ा दिया जाए, तब क्या हो जाएगा, उसका खून में चिपक जाएगा। उसके बाद वो एक जगह से गमन ही नहीं करेगा, एक जगह स्थिर हो जाएगा, आपका मृत्यु हो जाएगी। इसलिए चेक करके खून चढ़ाना चाहिए, है ना, जिससे रक्त नष्ट हो जाता है। इसे रक्त का अभिश्लेषण कहते हैं। अतः रक्त आधान में एंटीजन तथा एंटीबॉडी का ऐसा तालमेल करना चाहिए जिससे कि रक्त का अभिश्लेषण ना हो सके। रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहा जाता है। रक्त समूह जो ओ है, मान के चलिए ओ है, तो उसको जो है कोई भी एंटीबॉडी रहे उस पर चढ़ा सकता है, काहे कि उधर सामने वाला पे तो कोई नहीं चाहिए। इधर जीरो है तो उधर ए भी रह सकता है, बी भी रह सकता है, तो ए भी रहे चाहे ए भी रहे, कोई भी रहे, तो आदमी वो जो होता है वो सर्वदाता होता है। वो जो होता है क्या होता है, सर्वदाता होता है। रक्त समूह कहते हैं। इसको कोई भी एंटीजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि इसको जीरो होता है, इसलिए इसका कोई एंटीजन नहीं होता है। तो इस कोई भी यह रक्त समूह ए बी को सर्वग्राहता रक्त समूह कहते हैं। अब देखिए इधर हम लोग देखते हैं ए बी, तो ए बी जो होता है सर्वग्राहता होता है, किसी से ले सकता है। मेरा जो है, मेरा ए बी ही है, हम किसी से ले सकते हैं, किसी से खून ले सकते हैं, ठीक ना। लेकिन जो दे सकते हैं उसी को, जिसको हम ए बी वाले हैं,
तो AB वाला जो होता है खून वाला वो A और B को भी दे सकता है, O को नहीं दे सकता है। अगर O वाला जो है वो सबको दे सकता है क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है एंटीजन। जब कुछ नहीं एंटीजन है तो सबको दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपके से, ठीक ना। और मेरे पास तो AB है तो हम तो देंगे सिर्फ अपने बिरादरी वाला को। यहाँ पे देखिएगा क्योंकि हाँ चलिए आगे देखते हैं। RH फैक्टर किसको बोलते हैं? सन 1940 में लैंडस्टीनर और बीनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता भी लगाया। 1940 में क्या हुआ, ये सब तो हो रहा था ABB ये सब चल रहा था, लेकिन उसमें भी किसी किसी की मृत्यु हो जा रही थी, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि मृत्यु हो क्यों रही है। तो एक था RH तत्व जो होता है RH फैक्टर, कौन थे? लैंडस्टीनर और बीनर। इन्होंने जो क्या किया था, लैंडस्टीनर और बीनर ने, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। इन्हीं के साथ में मिल गया था, इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। देखिए तो इन्हीं के साथ में जो है, किसके साथ? लैंडस्टीनर के साथ 1940 में 10 साल के बाद वीनर मिला, और इनके साथ मिलने के बाद इन्होंने दोनों मिलकर एक एंटीजन का पता लगाया। इन्होंने एक रीसर बंदर लिया, ठीक ना, बंदर को पकड़ा और उसके तत्व में पता लगाया, इसलिए देखा कि उसका RH फैक्टर कहते हैं। इसके बंदर पे मतलब कि क्या बोलते हैं, उस पर टेस्ट किया है ना, और देखा कि उसके जो है उसमें क्या है, उसमें RH फैक्टर पाया गया। जिन व्यक्तियों के रक्त में यह तत्व पाया जाता है उनको RH कहते हैं। RH पॉजिटिव कहलाता है, अगर RH निगेटिव भी कहलाता है, ठीक ना। तो देखिए जिनमें नया पाया जाता था उनका रक्त RH रहित निगेटिव कहलाता था, जिनमें ये नहीं पाया गया उनको रक्त RH निगेटिव कहा गया, ठीक ना। निगेटिव मतलब निगेटिव कहा गया, और पॉजिटिव जिसमें RH पाया गया उसमें RH पॉजिटिव पाया गया। तो ये कानून जो था 1940 में जाके पता चला था लैंडस्टीनर और बीनर के माध्यम से। तो रक्त आधान के समय RH फैक्टर की भी जांच की जाती है। अब पहले क्या होता था, ये सब तो मिला नहीं पाता था लोग, फिर भी किसी किसी की मृत्यु हो जाती थी, पता नहीं चला था कि क्यों मृत्यु हुआ। पानी खून तो चढ़ाए लेकिन मर गया कोई आदमी, इतने पहले ठीक है था। तो बाद में पता चला कि ये माइनस भी होता था इसमें जो है RH फैक्टर, और प्लस माइनस ये भी होता था, पॉजिटिव निगेटिव। तो इसका भी ध्यान रखना जरूरी होता था। किसी को माइनस वाला था उसको पॉजिटिव चढ़ा देता था तो उसको दिक्कत हो जाता था, पॉजिटिव वाला को माइनस चढ़ा देता तो दिक्कत हो जाता था। यही है RH रक्त वर्ग का, RH माइनस रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को दिया जाता है। अच्छा देखिएगा, जाता हो तो प्रथम बार कम मात्रा में होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा ठीक। देखिए RH प्लस वाला जो रक्त वर्ग है, RH माइनस वाला रक्त वर्ग को अगर चढ़ा दिया जाए तो पहला बार उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, एडजस्ट कर लेगा उसका शरीर। किंतु जब दूसरी बार इसी प्रकार के रक्तदान दिया जाएगा तो अभिलेषण उसका जो है RH माइनस वाला व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। समझ आ रहा है ना। तो यही होता था कभी कभी, मतलब ज़्यादातर दिक्कत नहीं होता था, लेकिन बाई चांस कभी कभी मृत्यु हो जाती थी। और पूरे ज़िंदगी में तो एक बार किसी को हुआ तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं होता था, लेकिन जब दूसरा बार चढ़ाया जाता था तो उसका मृत्यु हो जाती थी। ये वैज्ञानिकों को कब पता चला? 1940 में बीनर ने जो दिया था तब जाके ये पता चला कि RH माइनस पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। एरिथ्रोब्लास्टिक्स फिटेलिस देखिए क्या होता है, ब्लास्टिस, एरिथ्रोब्लास्टिस। तो यदि पिता का रक्त RH प्लस हो, ठीक है, और माता का रक्त RH माइनस हो, ठीक है, तो जब जन्म लेने वाला जो शिशु होगा, बच्चा जन्म लेगा, जन्म से पहले गर्भावस्था में या फिर जन्म के तुरंत बाद उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना। इसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसा प्रथम संतान के बाद ही कि संतान होने पर होता है। कब होता है? प्रथम संतान, क्योंकि प्रथम संतान में तो एडजस्ट कर लेता है उसका बॉडी, RH प्लस माइनस मिल जाता है, तो पहले बार जो है एडजस्ट कर लेता है, लेकिन दूसरा बार जब संतान होगा वो मर जाएगा। क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो इसी को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। आज के ज़माने में भी ऐसा होता है। तो आज के ज़माने में तो थोड़ा डेवलप कर गया है ना साइंस। तो सुइया आता है, ठीक ना, सुइया को अगर लगवा दिया जाएगा तो उसके बाद आपके अंदर जो होता है एक आवरण जो होता है कवर हो जाता है, जिससे आपको उसमें रिएक्शन नहीं होता है RH प्लस RH माइनस में, इससे बच्चा सही सलामत बाहर निकल जाता है, ठीक ना। तो ये अभी तक ठीक हो चुका है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे माता और पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों को संभावित रक्त कौन सा होगा, यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो मान चलिए माता और पिता का जो यहाँ पे रक्त का समूह दिया हुआ है, माता का है O, पिता का भी है O, तो जाहिर सी बात है 100% कंफर्म है कि बच्चों में संभावित रक्त समूह क्या हो जाएगा? O ही होगा। क्या होगा? O ही होगा। और बच्चों में असंभावित मतलब नहीं होने का चांस कौन सा हो जाएगा? जब O 100% हो गया तब ये तो नहीं होगा ना उनमें। हम लोग 4 को पढ़े थे समूह, H पढ़े थे, B पढ़े थे, AB पढ़े थे और O पढ़े थे। तो अगर माता पिता में O हो गया तो जाहिर सी बात है उसमें O होगा, उसमें A AB ये सब नहीं होगा, नहीं ना होगा जी। अगर माता में O हो गया, पिता में A हो गया, तब ये दोनों मिलेगा बच्चा में, मिल सकता है, कोई एक मिल सकता है, O मिल सकता है या फिर A मिल सकता है, ठीक ना। और कौन सा नहीं मिलेगा? तो B भी नहीं मिलेगा और AB भी नहीं मिलेगा। अगर माता में O है, पिता में B है तो O भी मिलेगा, और सेम ये सब नहीं मिलेगा, ये सब नहीं मिलेगा। O है और इधर AB है माता में और पिता में, तो इधर AB भी मिल जाएगा, O भी मिल गया, इधर से O नहीं मिलेगा। देखिए अगर O है और AB है तो A हो सकता है, B हो सकता है, बट O नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके साथ AB जब आ गया, जब AB आ गया ना तब O नहीं होगा और AB भी नहीं होगा, सिर्फ अलग अलग होगा, A होगा या फिर B होगा। यहाँ पे क्वेश्चन फंसाता है, देखिएगा कि माता का जो है, माता का रक्त है O और पिता का रक्त है AB,
तब यहाँ पे ओ वाला जो होता है वो कैंसिल हो जाता है, ओ वाला क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, और ए जो बी है वो टूट के दो में बट जाता है, दो में बट जाता है, ए और बी में बट जाता है। तो यहाँ पे एक लाइन याद रखिएगा, बाकी सब तो याद होता है सबको, लेकिन यहाँ पे फंस जाता है आदमी। ध्यान रखिएगा कि ओ और ए बी है तो ए बी टूट के दो जगह बढ़ जाता है, और ओ और ए बी नहीं होने का संभावना हो जाता है। जहाँ पे ए रहता है वहाँ पे ए हो गया और ओ भी हो जाता है, ठीक ना। अब बी ए बी नहीं पाया जाता है। जहाँ पे ए बी दोनों हो गया वहाँ पे चारों पाया जाएगा, ठीक ना। अगर ए भी हो गया बी भी हो गया तो ओ भी हो सकता है उसका, बी भी ए भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, ठीक ना। इसमें कोई होने का संभावना नहीं है, मतलब ये चारों हो सकता है उसके बच्चा में। अगर मान के चलिए माता में ए है पिता में ए बी है, तो अब क्या होगा, ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है ए भी हो सकता है, लेकिन इसमें ओ नहीं होगा, ओ नहीं ना होगा क्योंकि इसमें ओ है ये नहीं है। ओ उसी में हो सकता है जिसमें ए और बी दोनों अलग अलग पाया जाएगा। ए हो गया और ए बी हो गया तो इसमें ओ नहीं पाया जाएगा। बी के साथ बी के साथ ओ पाया जाएगा। जहाँ पे हम लोग ए के साथ देखे थे ए ओ पाया जा रहा था, उसी तरह बी के साथ बी ओ पाया जा रहा है, ए बी नहीं पाया जा रहा है, यहाँ पे ए बी नहीं पाया जा रहा था। बी और ए बी के साथ बी ए बी और बी, ए और बी और ए बी पाया जा रहा था, ओ नहीं पाया जा रहा था। जहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखे थे वहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ही बात है, ठीक ना। तो ए बी और ए बी जहाँ पे पाया जाएगा वहाँ पे ए और बी तीनों पाया जाएगा, लेकिन ओ नहीं पाया जाएगा। चाहे वो बी हो चाहे ए बी हो, यहाँ पे ए और बी पाया जाएगा, ओ नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा, एक बार अपने से खुद समझिएगा, ठीक ना। चलिए दोस्तों, यहाँ तक तो हो गया। अब अगला नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे मानव शरीर का तंत्र, ठीक ना। तो यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।